का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस महीने की 6 तारीख को हमने इंकशाफ किया था उन अखबारी इश्तहारात के हवाले से जिसमें रेंजर्स को अगवा का मुल्जिम बताया गया था और पुलिस की जानिब से ये बड़े बड़े अखबारी इश्तहारात में आवाम से कहा गया था कि इस बारे में जो मालूमात हो पुलिस के साथ शेयर की जाए। अब ये साजिश मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गई है और वो रिपोर्ट और वो तहकीकाती कमेटी जिसने ये रिपोर्ट तैयार की वज़ीर आला सिंध को अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इस साजिश में बराह रास्त कराची पुलिस के 2 सीनियर एहलकार और हुकूमत सिंध का महकमा इत्तलात बराह रास्त मुलव्विस थे। इंतहाई सनसनीखेज मामला था जब इस महीने की 6 तारीख को इसी प्रोग्राम में तकरीबन इसी वक्त जब हमने इस बात का इंकशाफ किया कि आज सुबह के बड़े अखबारात में बड़े बड़े इश्तहारात शाया हुए हैं, पुलिस की जानिब से इश्तहारात शाया हुए हैं जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ अफराद की तस्वीर के साथ कि इनको अगवा कर लिया गया है और नामालूम रेंजर्स एहलकार इनको अगवा करके ले गए हैं। इस सिलसिले में जो भी मालूमात हो वो पुलिस के साथ शेयर किया जाए। पाकिस्तान की तारीख का ये गैर मामूली वाक़या था जिसमें बराह रास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक बड़े कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुल्जिम ठहराया गया अगवा का और इसके अखबारी इश्तहारात जारी कर दिए गए। इसके फौरन बाद एक सनसनी फैल गई, न सिर्फ ये कि हुकूमत सिंध में पुलिस में बल्कि तमाम वफाकी इदारों में, क्योंकि वाज़ेह तौर पर लगता था कि शायद ये कोई एक बड़ी साजिश का सिलसिला है। वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद कायम अली शाह ने हस्ब मामूल इस पर किसी बड़े शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, लेकिन बहरहाल उन्हें मीडिया में अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ा था। बिल्कुल हमारे इल्म में है ये बात और वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों इदारे हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने बहुत ही अहम खिदमत अंजाम दी हैं इस 2 साल में और यहाँ आप जानते हैं कि अमन अमान कायम करने में उनका बड़ा हिस्सा है, दोनों का, कि रेंजर्स का भी और पुलिस का भी। तो कोई तसादुम, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। किसी ने हरकत की है तो ज़ाहिर हो जाएगा कि जिसने भी की है, कोशिश की है गलतफहमी पैदा करने की इन इदारों में या ओवरऑल कोशिश की गई है, तो वो कामयाब नहीं होंगे वो लोग। अब से चंद रोज़ कबल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि ये साजिश है, इस बात का इजहार हो चुका है। ये भी पता चल चुका है कि 2 बराह रास्त पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। अब ये रिपोर्ट भी तैयार होकर हुकूमत सिंध को वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जोन लतीफ़ अहमद सिद्दीकी और DSP फ़खरुल इस्लाम उस्मानी को इंतहाई दर्जे की गैर जिम्मेदारी और गैर पेशा वराना तर्ज अमल का कसूरवार करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि इन दोनों अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए और फौरी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है, इसमें यह इंकशाफ है कि DSP फ़खरुल इस्लाम ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FIR में रेंजर्स का नाम जानबूझकर शामिल किया, जबकि SP लतीफ़ अहमद सिद्दीकी ने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की और इश्तहारात के मुसव्वदे पर मामूल के मुताबिक दस्तखत कर दिए। इसी रिपोर्ट में जो अब वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के सामने है, कहा गया है कि महकमा इत्तलात सिंध को जो इश्तहारात की जांच पड़ताल और इश्तहारात के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं, महकमे ने उन पर अमल नहीं किया, लिहाजा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी इसका कसूरवार है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हुकूमत सिंध इस बात का तयन करे कि महकमा इत्तलात के कौन से अफसरान इश्तहारात की इशाअत के मामले में जिम्मेदार हैं और उन्हें इसकी करार वाकई सजा दी जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इश्तहारात की इशाअत के मामले पर SP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट जोन और DSP औरंगी से वजाहत मांगी गई तो उन्होंने अपने दिफा में
सिर्फ ये तावील पेश की कि ये इश्तहारात उनके मातहतों ने तैयार किए जिस पर उन्होंने बगैर पढ़े दस्तखत करके इश्तहारात के लिए भिजवा दिया था। और इस तरह से इश्तहारात की इशाअत सिर्फ महज एक गलती थी। जिन दो इश्तहारात में रेंजर्स का जिक्र है उनका एफआईआर में रेंजर्स का नाम ही नहीं था, उन एफआईआर में रेंजर्स का नाम ही नहीं था। इस रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है। अहमियत की बात यह है कि इस किस्म की साजिश थी कि इसमें झूठ भी बोला गया। इन इश्तहारात में वो चीज़ की गई जो इससे पहले नहीं हुई थी। एक जाने पुलिस के दो एहलकारों ने, सीनियर एहलकारों ने इस साजिश में हिस्सा लिया, दूसरी जाने महकमा इत्तलात के अफसरान ने इस साजिश में बराह रास्त हिस्सा लिया और इस तरह से कुल मिला के ये साजिश तैयार की गई। अहमियत इस बात की ये है कि ये रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के पास मौजूद है और फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस पर खामोशी है। कितना संगीन मामला ये है, इस खबर के इंकशाफ के फौरन बाद हमने साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान से इस बाबत पूछा था। ये जितने 6 इश्तहारात आए हैं ये सब औरंगी के हैं, जहाँ पर कि MQM का काफ़ी ज़ोर है। ये भी ज़रा सा आप इसको भी एक वो देखिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये शायद एक और वो मूव है सिंध गवर्नमेंट की, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट की हमदर्दियाँ कुछ हद तक MQM के साथ चलती हैं, तो शायद उनको एक ही तीर से दो शिकार मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा केयरफुली ड्राफ्टेड मूव है जो इन्होंने किया है सिंध गवर्नमेंट। इन्हीं प्रोग्राम्स में हमने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि इनमें दो अशखास जिनकी गुमशुदगी जाहिर की गई थी और जिसके बारे में पुलिस की जानिब से जारी करदा इस अखबारी इश्तहार में कहा गया था कि रेंजर्स के नामालूम एहलकार इन्हें गिरफ्तार करके ले गए हैं। इसके बैनुल अक़वामी ज़ाविये भी थे क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ का कमीशन इन दो अफराद के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था। मुसलसल उन्हें ख़त लिख रहा था कि इन लोगों को ढूंढा जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन कहता है कि उसके इत्तलात के मुताबिक इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अगवा करके ले गए हैं। और ये अखबारी इश्तहारात दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की इस कमीशन की इस खबर की या उनकी इस खदशे की तस्दीक करते नजर आए थे, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड के हवाले से एक बहुत संगीन डेवलपमेंट थी, क्योंकि ये बाकायदा इश्तहार था जो कि अखबारात में शाया हुआ, पुलिस की जानिब से शाया हुआ और पुलिस ने बराह रास्त रेंजर्स को इसका जिम्मेदार करार दिया। और इसकी संगीनी का जो इजहार है वो हमने एक बार फिर एक और पाकिस्तान के नामवर सीनियर माहिर कानून जनाब खालिद जावेद खान से इस बाबत पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया ये इंतहाई संजीदा मामला है। गो के वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि सिस्टम में इतने फिल्टर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद ये मुमकिन कैसे हुआ कि ये खबर पब्लिश हो जाए। FIR काटना एक शिकायत कुनंदा की रिपोर्ट होती है, लेकिन ये जो इश्तहार छपे हैं ये एक पाकिस्तान की प्राइम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस, उसकी तरफ से है कि ये हो चुका है और इसकी वो तफ्तीश कर रहे हैं। सबसे परेशानी की बात यह है कि ये जो मटेरियल है वो सिर्फ रेंजर्स के खिलाफ नहीं है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक इशू खड़ा कर दिया गया है। ये इस्टेब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान की एक प्राइम जो लॉ इन्फोर्सिंग और स्टेट एजेंसी है रेंजर्स, वो किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। और अब इस तहकीकाती रिपोर्ट के आने के बाद जिसमें ये साजिश अब इस हद तक ज़रूर बेनकाब हो गई है कि इसमें बराह रास्त सीनियर पुलिस एहलकार हुकूमत सिंध का महकमा इत्तलात मुलव्विस था। ये गैर मामूली वाक़या था, इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और जिस अंदाज में ये इश्तहारात की इब्तिदा हुई और ये फिर बिला आखिर पाकिस्तान के बड़े अखबारात में इंतहाई नुमाया अंदाज में छपे, ये सब कुछ ये पहली बार हुआ है, गैर मामूली अंदाज में हुआ है, पुरअसरार तरीके से हुआ था। फिलहाल इसके ये जो ताने बाने हैं इस हद तक ज़रूर मिल गए हैं कि दो पुलिस एहलकार DSP वेस्ट लतीफ़ सिद्दीकी, DSP फ़खरुल इस्लाम उस्मानी, महकमा इत्तलात के सीनियर अफसरान और जिस अंदाज से इश्तहार तरतीब दिया गया
ये लोगों की बराह रास्त इसमें मुलव्वस होने की सबूत मिल गए हैं। रिपोर्ट ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के लिए कहा है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत सिंध फिलहाल इस मामले में खामोश है। तादीबी कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है अब तक, जब तक कि हम आपके सामने ये खबर दे रहे हैं उस वक्त तक ये रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के पास कई दिन से मौजूद है, लेकिन वो इस पर खामोश है। और इस हवाले से तादीबी कार्रवाई, बराह रास्त बड़ी डिसिप्लिन की कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। देखना यह है कि गो के ये तमाम अहलकार एक बड़ी साजिश के मुर्तकिब हुए हैं, इन पर किस किस्म की कार्रवाई की जाती है, किस अंदाज की कार्रवाई की जाती है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये पूरा मामला अभी भी इस लिहाज से गंभीर जरूर है कि आखिर ये इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और इसके किस अंदाज से इसको तरतीब दिया गया, और मास्टरमाइंड्स जो थे वो किस अंदाज में काम कर रहे थे, और किस तरह से वो लोग जिन्होंने पुलिस में और महकमा इत्तलात में इस साजिश को इस पर अमल किया वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा हाथ है या जो मास्टरमाइंड है उसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। देखते यह है कि हुकूमत सिंध इस तहकीकाती रिपोर्ट के आने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह इस हवाले से क्या कार्रवाई करते हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान। तमाम सर्वेज ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 2 सबसे अहम सियासी रहनुमा है। तहरीक इंसाफ दूसरी अहम सियासी जमात है। बराह रास्त मुकाबला मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का जनाब नवाज शरीफ से है। हालिया दिनों में हमने ये देखा है कि कुछ मौक़िफ़ पे कुछ मुतालबात के हवाले से उनके रवैये में कुछ ठंडक आई है, कुछ ठंडे पड़े हैं। गो कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन उसमें वो जारहाना अंदाज या वो जो एक्शंस उन्होंने प्रॉमिस किए हैं फिलहाल वो उसको थाम लिया गया है। ये वो थमने की वजह से कुछ माहौल में बेहतरी आई है। इसके बारे में आपको दिखाते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हालिया सर्वेज और हालिया ज़िमनी इंतखाबात बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात की हैसियत से पोजीशन मुस्तहकम हो रही है। इसी तरह से इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे अहम तरीन सियासी रहनुमा की हैसियत से अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना रहे हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त सियासी खेल जो है वो दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान यानी इमरान खान और जनाब नवाज शरीफ के दरमियान तकसीम है और दोनों जमातें एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। इसीलिए बहुत अहमियत की बात है कि जनाब इमरान खान जो बात करते हैं, तहरीक इंसाफ जो पोजीशन लेती है, उसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर होते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे, कारोबार पे और पूरे माहौल पे होते हैं। गो के अब से कुछ अरसे पहले तक जनाब इमरान खान का अब जो खालिसतन जारहाना अंदाज है, जो उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी से मुमासलत रखता है, वो सियासत में भी बरकरार नज़र आता है। लेकिन इस हवाले से हमने देखा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं जो जनाब इमरान खान कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों में वो एडजस्टमेंट्स नुमाया होकर सामने आई हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब वो अपनी इस पोजीशन पर ज़रूर बरकरार हैं जो उनकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल को वो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जनाब इमरान खान का रवैया, उनका बयानात और जो उनकी पोजीशन थी वो अटल है और वो इंतहाई सख्त पोजीशन थी जो उन्होंने हमेशा बरकरार रखी। हम टाइम दे रहे हैं इनको। अगर इनका ख्याल है कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, देखें वक्त दे रहे हैं, इनकी पास कोई इखलाकी जवाज नहीं रह गया इलेक्शन कमीशन में रहने का। इतनी ढीठ इलेक्शन कमीशन के लोग हैं और कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर थोड़ा सा भी आप में अपनी इज्जत का ख्याल हो तो रिजाइन कर दो। अब तक जो प्रोविंशियल मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके पास ना कोई लीगल, मॉरल या एथिकल अथॉरिटी रह गई है, उनको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। ये धांधली के अंदर मुलव्वस थे। मैं आज कह रहा हूँ, मैं ये जो 4 पुराने मेंबर बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ सिर्फ मैंने नहीं कहा, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने आपके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है। महमूद कुरैशी साहब की जिम्मेदारी लगाई है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैंने देखा पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। इनको मैंने शाह साहब की ड्यूटी लगाई है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। 21 पार्टीज़ ने कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई, उन सब से बात करें, हम सबको इकट्ठा करेंगे,
हम फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे। असल में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सारे कानूनी रास्ते मैं जाऊंगा, जिस तरह मैंने 4 हलकों के ऊपर पूरा 1 साल तक जोर लगाया। ये पोजीशन थी जनाब इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले में इस कम बेश यही बात की थी। लेकिन जिस चीज़ ने थोड़ा सा हैजान पैदा किया था वो इमरान खान साहब का गुज़िश्ता महीने के आखिर में ये पोजीशन थी कि वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी सियासी एक्टिविटी करेंगे, एक बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने धरने तक की बात की थी और इससे पैदा हो गया था एक हैजान और एक बार फिर ये बेइत्मीनानी और ये कैफियत के शायद फिर पाकिस्तान धरने वाली कैफियत में जाने वाला है, क्योंकि इमरान साहब के बयानात इस रद्द अमल के हवाले से और अपने एहतजाज के हवाले से दो टोक थे। ऐसा धरना करूंगा कि वो जो पिछला 126 दिन का धरना वो आप भूल जाएंगे। हम 4 अक्टूबर को या इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा करेंगे और प्रेशर तब तक बिल्ड करेंगे। उम्मीद है कि उससे पहले ये रिजाइन कर जाएं। इनके नीचे साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। 4 अक्टूबर को पहले तो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद उसके खिलाफ इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा करेंगे। 4 अक्टूबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छी बात यह है कि अब अक्टूबर का इख्तिताम हो गया है और इस किस्म की कोई बड़ा धरना, कोई बड़ा जुलूस, बड़ा जलसा इस हवाले से देखने में नहीं आया है। और सियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल बहरहाल तहरीक इंसाफ मौसर तरीके से अंजाम दे रही है, पोजीशन अपनी बरकरार रखी है। लेकिन ये धरने, रैलीज और इस किस्म का जो एक शदीद एहतजाजी माहौल होता है उससे लगता यह है कि जनाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इज्तनाब किया है। और अक्टूबर में इन तमाम इन चीज़ों के बावजूद कि उन्होंने कहा था कि 4 अक्टूबर 11 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और वो सब कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि कोई एडजस्टमेंट हुई है और जनाब इमरान खान ने अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया है, जिसके नतीजे में वो कि आज के दिन भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त बात की है। लेकिन वो एक कदम पीछे रुके हैं किसी एहतजाजी तहरीक चलाने से पहले। आज भी यानी कि वाकई आज के दिन जनाब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो कहा वो सुन लीजिए। कोई एतमाद ही नहीं है जस्टिस रियाज कियानी के ऊपर जो मेंबर हैं यहाँ के। मुझे क्या छोड़ें, किसी पंजाब की अपोजिशन पार्टी को एतमाद नहीं है उसके ऊपर। सबको पता है कि खुर्शीद शाह ने खुद कहा कि नून लीग के कहने पे हमने जस्टिस रियाज कियानी को लगाया है, तो हमें कैसे हम मान लें उस आदमी को जिसने 2013 में धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो हम उसके रिजल्ट कैसे मान लें? और अभी पता चलेगा इसमें, इसका आएगा। दूसरी चीज, अब बल्दियाती इलेक्शन वही करवा रहे हैं। हर जगह से यही आ रहा है कि जनाब वोट उठा के फेंके जा रहे हैं बाहर और बाहर से वोट उठा के फेंके जा रहे हैं अंदर। ये हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है। तो बिल्कुल वही मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के बारे में, जस्टिस रियाज कियानी वगैरह के बारे में, जो कि इससे पहले वो इजहार कर रहे हैं। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि अब वो किसी बड़े धरने की, बड़ी एहतजाजी तहरीक की बात नहीं करते, जो कि सियासी माहौल को यकीनी तौर पर गर्मा के रखती है, लेकिन कारोबारी माहौल को, पाकिस्तान के अवाम के एतमाद को, उनके सुकून को ये डिस्टर्ब नहीं कर रही, जो कि एक अच्छी बात है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद हम बताएंगे सियासी माहौल में बेहतरी का एक बड़ा अमल आने वाला है आइंदा हफ्ते। अब बाकायदा कहा गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2 नवंबर को सेनेट से और 6 नवंबर को कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे वापस ले रही है। इसकी तारीख भी आ गई है हतमी तौर पर। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुफ्त इलाज आपकी ख्वाब। अगर वोट की ताकत न होती तो ये साहब अपनी आरामगाह से निकलकर हमारे जुबून हाल अस्पतालों का दौरा क्यों करते? अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेरा वोट मेरी ताकत। खुलती है कहकहों की पटारी अजीजी के अछूते अंदाज से। देखिए हस्बे हाल हर जुमेरात से इतवार रात 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्लियामेंट में वापस आ रही है और एक तवील अरसे के बाद जिस दौरान MQM ने पार्लियामेंट से अलहदगी इख्तियार की उस ऑपरेशन के खिलाफ जो कराची में जारी है, अब MQM की वापसी पार्लियामेंट में यकीनी है। ये कम अज़ कम ये इजहार किया है
वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार ने, जो हुकूमत की जानिब से MKM के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जनाब इसाक डार ने इसका इंकशाफ किया। डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपने देखा कि PTI बड़ी आसानी से इस्तीफे पर प्रोसेस हो सकते थे। नेशनल असेंबली में हमारी अपनी स्पीकर हमारे थे, लेकिन हमने उसको कोशिश की कि वो ना हो। इसे MKM में भी हमने यही किया और आपने देखा कि हमने जो वादा किया GRC का, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, वो बना दी। उसके ऊपर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तवक्को कर रहा हूँ कि 2 को सेनेट होगा तो अपने इस्तीफे वापस लेंगे, 6 को नेशनल असेंबली होगा तो अपने इस्तीफे वापस लेंगे। तारीखें दे दी जनाब इसाक डार ने और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि MKM की शिकायत इजाला कमेटी कायम कर दी गई है। शिकायत इजाला कमेटी वजाय तनाज़ा बन सकती है, वजाय निज़ा बन सकती है। इसके बारे में हमने कई प्रोग्राम में आपको बताया कि इसमें बराह रास्त जिम्मेदार जो ठहराया है MKM ने, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स को, वफाकी एजेंसीज को कराया है और ये कमेटी उन शिकायत को सुनेगी और उन शिकायत को सुनने के लिए जाहिर है कि यहाँ पर बुलाया जाएगा इस कमेटी के सामने रेंजर्स के एहलकारों को, हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स को। ख्याल यही है कि जनरल हेडक्वार्टर GHU हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स को इस कमेटी के सामने पेश होने की इजाज़त नहीं देगी, जिसकी वजह से ये कमेटी आगे नहीं बढ़ सकती, इसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इसके मेंबर है, लेकिन इसमें अहमियत की बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसने ये शिकायत की है, लेकिन शिकायत की है वो भी इसका मेंबर है, उसका उनके बैरिस्टर फ़रूक नसीम को इसका मेंबर बनाया गया है। देखना यह है कि ये शिकायत की इजाला कमेटी के किस तरह से काम कर सकती है, जबकि इसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों से बातचीत की जाए, उनसे पूछगछ की जाए जिनके खिलाफ शिकायत है। इसलिए ये वजह तनाज़ा यकीनी तौर पर है, बरकरार रहेगा और हमारा से ये मौक़िफ़ है कि इस अंदाज में शायद ये शिकायत इजाला कमेटी काम ना कर सके, लेकिन जैसे कि इसाक डार साहब ने कहा कि MKM इसका इंतजार नहीं करेगी और वो पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते वापस आ जाएगी। ये बहुत अहम खबर लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची ऑपरेशन। लेकिन कराची ऑपरेशन को एक बड़ा चैलेंज भी सामने है। मजमूई हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इतने भी बेहतर नहीं हुए हैं। पुलिस की टारगेट किलिंग जारी है और इस साल की फिगर्स यकीनी तौर पर परेशान कुन है। इसके बारे में बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, जिस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे। गुज़िश्ता माह कराची ऑपरेशन को पूरी कुव्वत से शुरू हुए 2 साल का अरसा हो चुका है। अब 2 साल से 1 माह ज़्यादा हो चुका है। कराची ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। रेंजर्स ने और सिंध पुलिस ने कराची में इस दौरान हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और इसमें हज़ारों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, सैकड़ों को हलाक किया गया है। वो मजमूई तौर पर कराची शहर की सूरत हाल कहीं बेहतर है। अब से 2 साल कबल के मुकाबले में भत्ताखोरी में वो कैफियत नज़र नहीं आती, बल्कि अमलन भत्ताखोरी कराची में इस वक्त ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगवा बराए तावान के वाक़यात भी उस अंदाज से नहीं हो रहे जैसे इससे पहले होते थे। इसके अलावा कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात भी उतनी तेज़ी से और उस तरह से नुमाया होकर सामने नहीं आ रहे जैसे कि इससे पहले होते थे। शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर है, लेकिन शायद अब भी 2 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। इसकी बड़ी वजह है और इसके अब मुख्तलिफ आदाद शुमार इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम वो आदाद शुमार हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कराची में इस वक्त दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ताहम पुलिस एहलकार अब भी टारगेट किलिंग का निशाना हो रहे हैं। आम शहरी अब उस अंदाज से टारगेट किलिंग का शिकार नहीं होते, लेकिन पुलिस एहलकारों के लिए टारगेट किलिंग अब भी जारी है और रवा बरस में यानी कि इस साल के 10 महीनों में अब तक दहशत गर्दों ने टारगेट किलिंग में कराची पुलिस के शहर कराची में 77 पुलिस अफसरान और एहलकारों को निशाना बनाया है। 77 पुलिस एहलकार अफसरान इस साल इस पहले 10 महीनों में कराची में दहशत गर्दों के हाथों जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इस साल दहशत गर्दों का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों में 1 SP, 3 DSPs भी शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस के 6 एहलकारों ने भी टारगेट किलिंग में अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा एहलकार रवा साल के पहले महीने यानी जनवरी में निशाना बने, जिस दौरान कराची में 18 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इसके अलावा फरवरी में 2, मार्च में 14, अप्रैल में 8 और मई में 10 पुलिस एहलकारों को शहर कराची में कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग हुई उनकी। इसी साल जून में 4 जुलाई में 4 जुलाई में 3, अगस्त में 10 और सितंबर में 3 पुलिस एहलकारों को
कत्ल किया गया, यानी कि उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अक्टूबर में इस महीने में अब तक 5 एहलकारों को शहीद किया जा चुका है। कराची की सड़कों पर ये टारगेट किलिंग होने वाले इस महीने में 5 पुलिस एहलकार हैं। इस साल शहीद होने वाले पुलिस वालों में 1 SSP और 3 DSPs के अलावा, जैसे कि हमने आपको बताया, 6 सब इंस्पेक्टर, 8 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 13 हेड कांस्टेबल और 24 पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। उन्हें कराची में कत्ल किया गया, दहशतगर्दों के हाथों इनको कराची की शाहराहों पे हलाक किया गया। ये इसी साल के वाकयात हैं। रवा बरस में 28 मार्च को कायदाबाद में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज के बड़ी बस को भी हमले का निशाना बनाया गया था, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए थे। ये इस साल का कराची पुलिस के हवाले से दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया था। इसी साल कराची में पुलिस एहलकारों पर सबसे ज्यादा हमले जिला शर्की में किए गए, जहां 1 SP, 2 DSP समेत 20 से ज्यादा एहलकारों को सिर्फ कराची के जिला शर्की में हलाक किया गया। और ज्यादातर हमले बहादुराबाद, न्यू टाउन, गुलशन इकबाल, शाह फैसल टाउन और स्टील टाउन के इलाके में रिकॉर्ड किए गए। जिला वस्ती में नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, नाजाबाद के इलाके में पुलिस वालों के लिए सबसे ज्यादा हमले किए गए और ये इलाके ज्यादा खतरनाक साबित हुए। जबकि वेस्ट जोन में औरंगी टाउन और साइड टाउन, जबकि साउथ के इलाकों में किवाड़ी, लियारी और सदर टाउन में पुलिस एहलकारों पर इस साल के दौरान हमले किए गए। अगर आप इस साल की अब तक की 10 महीनों के फिगर्स देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। अगर हम इसे कंपेयर करें गुज़िश्ता बरसों में पुलिस एहलकारों की हलाकत की बात की जाए तो 2010 में 49 एहलकारों को निशाना बनाया गया था, 2011 में 53 एहलकारों को, 2012 में 123 एहलकारों को, 2013 में 165 और गुज़िश्ता साल 136 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया था। ये गुज़िश्ता साल का वाकया है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, 2 साल 1 महीने हो चुके हैं कराची ऑपरेशन पूरी कुव्वत से रेंजर्स और पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्द जो है वो काबू में आए नहीं है। काबू में आने से शायद कुछ दूर ही नजर आते हैं, वरना कैसे मुमकिन था कि इस साल के 10 महीनों में 77 पुलिस एहलकारों को कराची की शाहराहों पे कत्ल कर दिया गया हो। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब मुश्ताक महर ने, जो कराची पुलिस के सरबराह हैं, एडिशनल IG पुलिस है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक महर साहब। ऑपरेशन बड़ी कुव्वत से जा रहा है, यकीनी तौर पे इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही परेशान कुन भी हैं, तशवीशनाक भी हैं। जैसे कि इस साल भी आपके 77 एहलकारों को, अफसरान को, जवानों को कराची की शाहराहों पे कत्ल किया गया है, उन्हें टारगेट की किलिंग की गई है। 1 SP, 3 DSPs इसमें शामिल है। ये कराची ऑपरेशन के लिए एक लम्हा फिक्रिया नहीं है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसको हर फिनोमेना को समझने के लिए 2 रुख होते हैं। एक रुख ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि जी ये ऑपरेशन के होने के बावजूद इतने ज़्यादा पुलिस अफसरान और जवानन की शहादत क्यों हो रही है, तो उसमें सोचने की बात ये है, या जो असल बात है कि हर केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, कोर्ट में केस पुलिस पेश करती है, विटनेसेस आमतौर पे पुलिस अफसरान होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जो क्रिमिनल गैंग्स कराची में ऑपरेट कर रहे थे या कलअदम तंजीमें और पेशा वाराना कातिल, उनका आपस में जो भी गठजोड़ है और जो उनको हिट हुआ है, तो वापसी में वो हिट बैक, ज़ाहिरी बात है उसकी रिटेलिएशन वो पुलिस पे ही आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते, इसका ये भी एंगल हो सकता है कि पुलिस ने उनका इतना नुकसान किया है कि वो वापस पुलिस वालों को हिट कर रहे हैं। ये भी देखने की एक एंगल है। ये लेकिन मुश्ताक महर साहब चले फिर ये 6 ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुख्तलिफ वाकयात में, बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले, इनको सड़क पे खड़े हुए हलाक कर दिया गया। ऑब्वियसली वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नंगी दहशत गर्दी है, लेकिन बहरहाल ये ट्रैफिक पुलिस वालों को ये किस चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये किस बेचारे अदालतों में जा रहे हैं, इनको भी तो हलाक किया गया है। जी देखिए, आमतौर पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सबसे साफ टारगेट है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होते। अब जब से ये फिनोमेना शुरू हुआ है तो इसमें हम 2 तरीके से इस हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। पहला हदफ तो हमारा यही है कि ये केसेस ट्रेस हो जाएं, और हमें काफ़ी सारे शवाहिद हैं, इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाएंगे। क्योंकि ये आप सोचिए कि उनके इनिशिएटिव उनके पास होता है कि एक मर्डर करके फिर वो 10-15 दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं या कराची से बाहर चले जाते हैं। साफ टारगेट इसलिए है कि इनके पास हथियार नहीं होते। तो इसका हम दूसरा ये कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स
कि अब हमने ट्रैफिक एहलकारों को भी हथियारों से लेस कर दिया है और 2 या 4 से कम जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं या जो हिसास पॉइंट्स हैं, वो राउंड अबाउट्स हमने देख लिए हैं। उन पे कम से कम 4 एहलकार ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक के, और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी होती हैं और हथियार भी होते हैं। अच्छा, ये देखें कि वो दहशतगर्द, वो क्रिमिनल गैंग्स जो कि आपके एहलकारों को शहीद कर रहे हैं, जो बेचारे हमारे लिए जाने दे रहे हैं, शहीद कराची पुलिस के ये एहलकार हो रहे हैं। इस साल 77 हो गए, गुज़िश्ता साल 136 हो गए, उससे पहले भी कोई 111 के करीब हुए थे। आखिर ये इनके जो गैंग्स हैं जो स्पेसिफिकली पुलिस वालों को मारते हैं, इनकी डिटेक्शन की क्या पोजीशन है? कितने केसेस आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं? कितनी गैंग्स को आप पकड़ पाए? कितने ये जो पुलिस के कातिल हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से पुलिस वालों को कराची शहर में कत्ल कर रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 सालों को तो आप बताएं ना कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कि कितने आपने गैंग डिटेक्ट किए? जी देखिए, पिछले 4 या 5 साल में 2011 से लेकर अब तक यानी 2015 तक जो पुलिस एहलकारों की शहादतों के केस है, उसमें तकरीबन 40 या 42% जो है 42% डिटेक्शन रेट है। उनके दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसकी जो डायनामिक्स है या उसके जो मुहर्रकात हैं, वो ये हैं कि इसमें जो सियासी पार्टियां जिनके मिलिटेंट विंग से जो सबसे ज़्यादा इस ऑपरेशन से हिट हुए हैं, वो लोग भी शामिल हैं, कहीं कहीं गैंगवार के लोग भी शामिल हैं, और कुछ जो है कलअदम तंजीमों के कारकुन भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो चैलेंज है कराची पुलिस को कि इन चारों ग्रुपों का आपस में एक अनहोली किस्म का अलायंस हो गया है और ये आउटसोर्स करते हैं, या जिसको चैनल 2 हम कह सकते हैं कि पेशावराना कत्ल या मर्सिनरीज के किसी रेकी किसी ने की और किसी और गैंग ने उसके लिए टारगेट किलिंग कर दी। तो जैसा अर्ज किया कि काफ़ी जो है 42% तो डिटेक्शन है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोग इसमें न्यूट्रलाइज भी हुए जो पुलिस एहलकारों के शहादत में इन्वॉल्व थे। मेहर साहब, जैसे आपने बताया, बहुत ही ज़ाहिर है कि बहुत ही सीरियस बात है और बहुत ही ख़तरनाक बात है। जैसे आपने कहा कि इस वक्त आपकी इत्तलात के मुताबिक कलअदम तंजीमों के लोग, सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग के लोग, क्रिमिनल गैंग्स, ये एक जगह इकट्ठे भी हो गए हैं और शायद मिल के ये कार्रवाई करते हैं पुलिस के खिलाफ, जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया। ये फरमाइएगा, आप अपने एहलकारों की हिफाजत के लिए ये बेचारे सड़क पे खड़े होते हैं और इनको मार के चले जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में, कितना मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं। अभी कल हैदरी के अंदर ये वाकया हुआ, 2 पुलिस एहलकारों को बेचारों को शहीद कर दिया गया। ये इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किस तरह से आप कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? किस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? जी, पुलिस एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जी हम बहुत एक मौसर और जामे किस्म की हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा एक जो काबिल सताइश कदम है वो ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले 2013 में उन्होंने सिंध हुकूमत ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेशन किया या कानून साजी की, और उसमें कुछ फंड्स भी आ गए। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे मौसर तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसमें हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी लेने जा रहे हैं और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी लेने जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे और भी कदम हैं। हम नई बसेस खरीदने जा रहे हैं, जिसमें क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि पुलिस एहलकारों की शहादत जो है वो ज़्यादातर घर से ड्यूटी की जगह पे आते हुए या वापस जाते हुए होती है या खाना खाते हुए होती है। तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मेसिंग का ऐसा सिस्टम बनाएं कि खाना उनको पॉइंट पे, ड्यूटी पॉइंट पे मिले, और घर आने जाने के लिए उनके पास महफूज किस्म की ट्रांसपोर्ट हो, जैसे बुलेट प्रूफ बस हो गई या बुलेट प्रूफ वैन्स हो गई, उसमें आए जाएं। उसके अलावा हम मज़ीद रहायशी एरियाज़ बनाने जा रहे हैं कि पुलिस क्वार्टर्स जो हैं वो कैंटोनमेंट की तर्ज पे किसी एक महफूज जगह पर हो, शहर से में ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाउंड्री वाल हो और जहाँ पे वो रह सकें आसानी से और उनका आम लोगों से इंटरेक्शन न हो घर से आते जाते हुए। उसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि हमने बाकी ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे SOPs बनाए हुए कि कम से कम किसी पिकेट पे या किसी स्नैप चेकिंग के दौरान 4 या 6 से कम एहलकार न हो, और उनकी पोजीशनिंग इस तरह की हो कि खुदा न खास्ता कोई उन पे हमला करे या अटैक करे तो ये लोग
मौसर तरीके से उसका जवाब दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक मेहर, एडिशनल आईजी पुलिस कराची पुलिस के सरबराह हमें बता रहे थे। 2 साल हो गया है कराची ऑपरेशन शुरू हुए और इस दौरान सिर्फ इस साल 77 पुलिस एहलकारों को कराची की शाहराहों पे गोलियां मार के हलाक किया गया है। उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए गुज़िश्ता साल 138, इससे पहले यानी कि सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद भी जो 3 महीने थे 2013 के, उसमें भी तकरीबन 40 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था। कुल मिला के अब तक तकरीबन 280 पुलिस एहलकार हैं जिन्हें के हलाक किया गया है दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल्स ने, मिलिटेंट विंग्स ने कराची पुलिस के, और ख़ास तौर पे कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद और 2 साल बाद यानी कि इस साल भी 77 पुलिस वालों की हलाकत यकीनी तौर पे कराची ऑपरेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मजमूई तौर पे शहर की हालात ज़रूर बेहतर हुए हैं, दहशतगर्दी के हवाले से, अगवा बराए तावान के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा क्रेडिट है ऑपरेशन को, लेकिन अब भी ये चैलेंज बाकी है पुलिस वालों की टारगेट किलिंग और इसके अलावा कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम्स जो रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर जैसे होते थे वैसे ही हो रहे हैं। इसमें किसी किस्म की बेहतर नहीं हुई। शहरी जिस तरह से हरासा आज से 5 साल पहले किए जाते थे, 4 साल पहले किए जाते थे, 3 साल पहले, 2 साल पहले और गुज़िश्ता साल और इस साल कराची की शाहराहों पे बंदूक दिखा के लोगों को छीन लेना, उनसे उनके मोबाइल, उनकी कीमती अशिया छीन लेना एक मामूल का अमल था जो पहले भी था और आज भी जारी है। इसलिए शहरी मजमूई तौर पे इस हवाले से अपने आप को गैर महफूज समझते थे और समझते हैं। पुलिस वाले गैर महफूज थे, समझते थे, आज भी वो गैर महफूज नजर आते हैं। वरना 77 पुलिस एहलकार कैसे दहशतगर्दी का निशाना बन जाते, टारगेट किलिंग का निशाना बन जाते सिर्फ इस साल में। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जाएंगे फैसलाबाद जहां पर सियासी मार्का हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के आपस का सियासी मार्का है जो बल्दियाती इंतखाबात में सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून का डिसिप्लिन ऐसा लगता है इसके बकिए उखेड़ दिए गए हैं पंजाब के दूसरे बड़े शहर में। इसके बारे में आपको बताएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सीटां दी बंदर बांट की गई, यह मेरा इख्तिलाफ है। इन बुनियादों पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम। क्यू मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। ये तो जाने कौन सी दुनिया में है। आप आ जाएं Zameen.com पे, क्योंकि हर पता हमें पता है। Zameen.com, पाकिस्तान नंबर 1 प्रॉपर्टी वेबसाइट। Diamond Paints, the #1 selling national brand. सुनहरा हर कल है, सुनहरी हो जो हाथ में, सुनहरी से अब जिंदगी का गोल्डन सन कुकिंग ऑयल और बनस्पति, चमकती रहे जिंदगी। The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains. बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, पर चीजों पर होते हैं बैक्टीरिया जो इनका पेट खराब कर देते हैं। इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन अंदर से, क्योंकि बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज उसके पेट से होता है। इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+40 प्रोटेक्ट, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। Nestle, good food, good life. Diamond Paints, the #1 selling national brand. Oh wow, nice phone. है ना? Google, WhatsApp, सब चलता है। ओए होए, और बैक पे मेटालिक फिनिश है। जबरदस्त। बताना कितने का है? कितने का है? ₹4,499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i ₹3,990 और X2 म्यूजिक ₹4,100। खबरदार, बल्दियाती इलेक्शन 2015 के पहले मरहले के दौरान पंजाब के 12 अजला लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, चकवाल, पाकपतन, ओकारा, बहावलनगर, लोधरा, विहाड़ी, गुजरात, बक्कर और फैसलाबाद में दफा 144 के तहत 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हर किस्म के असलहा की नुमाइश और हमरा रखने की सख्ती से ममानियत है।
याद रहे, इस पाबंदी का इत्तलाक लाइसेंस शुदा असलहा पर भी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुतल्लिका थाने में FIR का इंदराज किया जाएगा। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। इलेक्शन जीतने की खुशी कहीं गिरफ्तारी के गम में न बदल जाए। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए हुकूमत का साथ दे। जो असलहा लहराएगा सीधा जेल जाएगा। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, पर चीजों पर होते हैं बैक्टीरिया जो इनका पेट खराब कर देते हैं। इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन अंदर से, क्योंकि बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज़ उसके पेट से होता है। इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+40 प्रोटेक्ट, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। Nestle, good food, good life. वेलकम बैक। सिंध और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का 2 रोज बाद शुरू होने वाला है, मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाने वाला शहर फैसलाबाद में इलेक्शन से कबल ही हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही 2 हिस्से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इलेक्शन ने, बल्दियाती इलेक्शन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के इस बड़े शहर फैसलाबाद में इसके नज्म ज़ब्त के बकिए उखेड़ के रख दिए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों ग्रुप। बल्दियाती इलेक्शन में फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर समेत दीगर ओहदों के लिए एक जाने वजीर कानून पंजाब और नून लीग के रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा जनाब चौधरी शेर अली और उनके बेटे वफाकी वजीर आबिद शेर अली के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एक दूसरे के सामने आज खड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह के हिमायत याफ्ता बेशतर अफराद को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है, तहम आबिद शेर अली के हल्के NA 84 में जहां उन्हें टिकट नहीं मिले, वहां उम्मीदवारों को आज़ाद पैनल की शक्ल में हीरे के इंतखाबी निशान पर जनाब राना सनाउल्लाह ने मैदान में उतार दिया है। वफाकी पानी और बिजली के वजीर ममलिकत जनाब आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेयर ग्रुप के नाम से जनाब राना सनाउल्लाह या शेर के सामने खड़े हैं और इनके पास बाल्टी का निशान है। एक जाने बाल्टी, दूसरी जाने शेर और हीरा। मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 157 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 124 पैनल मैदान में उतारे हैं, जबकि चौधरी शेर अली के मेयर ग्रुप और तहरीक इंसाफ ने अलग अलग 123 पैनल्स को नामजद किया है। PPP की जानिब से फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ 8 पैनल मैदान में उतारे गए हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिहाज से शायद ये 8 पैनल भी ज्यादा हों। फैसलाबाद को 1979 से लेकर 1987 तक पीपल्स पार्टी का ही गढ़ समझा जाता था और इस तमाम अरसे में शहर की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास ही रही। शहर की मेयरशिप के लिए जो 2 मजबूत शख्सियात इस वक्त मैदान में हैं, उनमें से एक उम्मीदवार मलिक रियाज को राना सनाउल्लाह की हिमायत हासिल है, दूसरी तरफ जनाब चौधरी शेर अली के बेटे आमिर शेर अली मेयर के ओहदे के ख्वाहिशमंद है, जबकि मलिक साजिद सुहेल को उनका रनिंग उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि चौधरी शेर अली ने मेयरशिप के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक रियाज को शिकस्त देने के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की हिमायत हासिल कर ली है। 2013 के जनरल इलेक्शन में फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें NA 82, 83, 84 और 85 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस तरह शहर की 8 सूबाई नशिस्तों में से 7 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी, जबकि 1 तहरीक इंसाफ के पास थी। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या मुस्लिम लीग नून की आपस की लड़ाई का कोई फायदा उठाती है या नहीं। मजमूई तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे होने जा रहा है, लेकिन फैसलाबाद में अब होगा क्या, इन्हीं दोनों धड़ों में से एक के मजबूत रहनुमा कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली जनाब आबिद शेर अली इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद के लोग बल्दियाती इलेक्शन में आपके और आपके वालिद के उम्मीदवारों को क्यों वोट दें, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर को क्यों वोट ना दें? फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और हमारा गढ़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है
तो जो तमाम ये हजरात हैं ये मेरे वालिद साहब के ही लगाए हुए पौधे हैं और मेरे वालिद साहब इनको उंगली पकड़ के मुस्लिम लीग नून में लाए। तो हर शख्स का अपना अपना रोल है। मेरे वालिद साहब हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों की नुमाइंदगी करते हैं और वर्करों को साथ लेकर चलते हैं। मेरे बड़े भाई भी बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास भी टिकट नहीं है। इस तरह और भी बाकी तमाम MNA MPs के भाइयों बेटों को टिकट उनके पास मौजूद है। तो हम आज़ाद एक बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिर लामहल्ला ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है और लोकल ये मुकामी सियासत है। फिर मुकामी सियासत में अपने अपने धड़ों के साथ अपनी अपनी ग्रुपिंग के साथ इलेक्शन लड़ा जाता है और हमारी जो सियासत है उसका हेडक्वार्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। लेकिन आबिद शेर अली साहब, अगर ऐसा ही होना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में तमाम मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से इलेक्शन लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाएगी जैसे आपने लगाया। ये कहाँ से ये बात सही समझी जा सकती है कि मुकामी लड़े जाते हैं? ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के आउटकम पे इन दोनों आपके और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान मुकाबले का कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, बात ग्रुपिंग की नहीं है, बात बहुत से इलाकों में हमारे शेर के कैंडिडेट हैं 60%, शेर के निशान पे कैंडिडेट हैं 40%, बाल्टी के और दूसरे जो निशानात हैं उनके कैंडिडेट हैं। तो ये इलाकाई सियासत है। राना सनाउल्लाह साहब का सियासी हक है, उन्होंने इस्तेमाल किया। शायद हम नून लीग के नहीं हैं, वो यही समझते होंगे। इसी बिना पर उन्होंने मेरे बड़े भाई के ख़िलाफ़ आकर मेरे हमसायों में वहाँ पर उन्होंने जलसे किए, उनका बुनियादी हक है। हमने तो कभी शोर नहीं किया। तो ये इलाकाई सियासत का एक हिस्सा है और इसको मैं समझता हूँ कि हौसले के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। ये इलाकाई सियासत का हिस्सा नहीं है, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि सूबाई वज़ीर क़ानून हैं जनाब राना सनाउल्लाह और आपकी पार्टी के इंतहाई अहम रुकन हैं। आप और आपके वालिद साहब उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने 20 लोगों को कत्ल करा दिया है और उन पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो तो ये एक मामूल का तो हिस्सा नहीं है ना। आपके वालिद के इल्ज़ामात जो है राना सनाउल्लाह पर वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले इल्ज़ामात हैं। देखिए जी, अदालतों के फैसले आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब कुछ अपनी ज़ात से हट के बात करते हैं। तो ये कल के आपके टीवी चैनल्स पे चल रहा है, ये मेरे वालिद साहब के एलिगेशंस नहीं है। ये अदालत उज़्मा का फैसला आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इससे मेरे वालिद साहब का क्या लिंक? जो एक मेरा महल्लेदार है बोला गुजर, वो हमारे भाइयों की तरह चौधरी शेर अली साहब के बेटों की तरह था वो, तो उसको कत्ल करवा दिया गया। अब जिसने कत्ल किया वो कौन था, कहाँ से आया, उसने जो इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई, जो पुलिस के सामने उसने अपने बयानात कलमबंद करवाए, जिनका मुल्ज़मान का उसने नाम लिया, तो उससे शेर अली साहब का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। शेर अली साहब के कहने पे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला जो अदालतों में बयानबाजी हुई है और जिनके इमाम पे हुआ, तो वो दूध का दूध पानी का पानी है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद चौधरी शेर अली और उनकी फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चलो, ये तो कत्ल का मामला है, इसमें अदालती फैसला है और इस पर अब ज़ाहिर तहकीकात वगैरह होगी। मगर आपके वालिद साहब तो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में कत्ल गारत कराना चाह रहे हैं। उन्होंने लोगों के नाम लिए हैं जिसके ज़रिए राना सनाउल्लाह साहब शहर में गोलियाँ बरसा रहे हैं, लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? मैं तो इस पर हंस ही सकता हूँ कि मलिक नवाज साहब का ताल्लुक उनसे है और किसी MPA को ये राइट नहीं बनता कि वो बंदूक की ज़ोर पर कारकुनों पे गोलियां बरसाएं। ठीक है, लोग अगर किसी को वोट देते हैं तो उसमें फिर गोलियों से वोट नहीं लिए जाते। जहाँ तक इंतशार की बात है, मेरे वालिद साहब इनको उंगली पकड़ के नून लीग के अंदर लेकर आए हैं। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे। मेरे वालिद साहब MNA और MPA की 2 सीटों पर लड़ते थे इलेक्शन और अल्लाह के फजलो करम से दोनों सीटों से जीतते थे। तो एक सीट पर छोड़कर राना सनाउल्लाह साहब जब पीपल्स पार्टी के अंदर थे, इनको इंट्रोड्यूस करवाया हमने। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो देखिए ये अदालती फैसले हैं, अदालतों में ये बयानात आ रहे हैं। फैसलाबाद के मेयर के लिए आप लोग का उम्मीदवार कौन है? मतलब वो तय है बात?
राना सनाउल्लाह वाले उम्मीदवार तो नहीं है। चाहे आज़ाद देखिए, चाहे आज़ाद भी हैं, नवाज शरीफ के वर्कर हैं और ये जमात नवाज शरीफ साहब की है। जहाँ पे इख्तलाफात थे वहाँ पे हल्के ओपन भी किए गए, कुछ गलत टिकट्स भी दी गई, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ही के कैंडिडेट हैं। तो और ये तमाम वही काम करेंगे जो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहेंगे और मेयर का इंतखाब भी कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पे इख्तलाफात को सर नहीं किया गया, इख्तलाफात को अवाम के सामने रखा गया और ऐसा इख्तलाफ जिसकी नज़ीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ हैं, पार्टी भी जनाब नवाज शरीफ की है, ये कहना जनाब राना सनाउल्लाह का भी है, जनाब आबिद शेर अली का भी, हत्ता कि चौधरी शेर अली साहब का भी। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, जो जाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे असरात नहीं हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का फैलाव रुक गया है, ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि शायद बिल्कुल ठहर गया है। कारोबारी माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बैंकों से कर्जा लेने का अमल तकरीबन थम गया है। लोग कर्जे ले नहीं रहे, कारोबार में लगा नहीं रहे और इस तरह से सनती तरक्की का पहिया थम गया है। लम्हाए फिक्रिया है जनाब इसाक डार के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो इस हुकूमत के माशी और बिजनेस मैनेजर समझे जाते हैं। इसकी तफसील आपको देते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में माशी तरक्की के हवाले से, कारोबारी तरक्की के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं, इसके इशारे मिल रहे हैं और वाज़ेह तौर पे लगता है कि मुल्क में सरमायाकारी में तेज़ी से कमी आ रही है। लोग नई सनतें लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे, पुरानी सनतें वाले अपनी सनतों को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है। इसकी वजह से जॉब क्रिएशन यानी कि नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा हों वो महदूद हो रहे हैं और इसी हवाले से माशी तरक्की जो होती है और जो पूरा मईशत का पहिया चलता है, नए कारखाने लगने से, नई सनतें लगने से, नए कारोबार खुलने से जाहिर है कि उस पर भी इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये फ़लसफ़े की बात नहीं है, दरअसल हक़ाइक़ और आदाद शुमार इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा इशारा, सबसे बड़े हक़ाइक़ और आदाद शुमार ये है कि माली साल सन 2014-2015 में प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से सिर्फ 208.7 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया, जो कि पिछले माली साल के 371.4 अरब रुपए से तकरीबन 44% कम है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोगों ने बैंकों का रुख 44% कम किया, कर्जे 44% कम हासिल किए। इसका मतलब ये कि सनतों में सरमायाकारी या उसके एक्सपेंशन के हवाले से लोग पीछे हट रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर तशवीशनाक बात है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक ये कहलाया जाता है, यानी कि कर्जा लेने में ये कमी ज़्यादा बाइस तशवीश इसलिए भी है कि गुज़िश्ता 18 माह में मुल्क में शरह सूद 10% से कम होकर रिकॉर्ड 6% तक आ चुका है। यानी कि अगर शरह सूद कम हो रही है तो उसमें बजाय इसके कि सरमायाकारों की हिम्मत ज़्यादा बढ़े, वो ज़्यादा इनकरेज्ड हो कि वो कर्जा लें, सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार खोलें, सनतें लगाएं, सनतों को फैलाव करें, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड कम इस वक्त शरह सूद है। लेकिन उसके बावजूद इसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 44% कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 1 जुलाई से 9 अक्टूबर तक प्राइवेट सेक्टर ने नेट 64.9 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। लोग अपने कर्जे जो है वो वापस कर रहे हैं। सुनने में, समझने में तो ये बात शायद एक आम आदमी को बेहतर लगे, लेकिन माशी तरक्की के हवाले से वापसी का अमल ज़्यादा है, लेने का अमल कम है। इसलिए सरमायाकारी और माशियत की फैलाव के हवाले से ये एक अच्छी खबर नहीं है। जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 8.8 अरब रुपए वापस किए गए थे। लोग कर्ज़ों के पैसों को वापस करने में से ज़्यादा उसके इस्तेमाल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल इस साल जो है ये बिगड़ी है, बदली है। माहिरीन के मुताबिक कर्जा ना लेने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा रहे। इसके अलावा मुल्क की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतें भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इसकी बड़ी वजह रुपए की कदर है, जो कि माहिरीन के मुताबिक अभी तक ओवर वैल्यूड है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट वाले हैं, ये टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि अभी भी हमारा रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा
बढ़ा है, यानी कि इसमें और इसकी कदर में कम होनी चाहिए, ये मंतक है या ये सेल्फ इंटरेस्ट है उस लॉबी का जो कि एक्सपोर्ट पे साथ रखती है, या उसका अपना इंटरेस्ट है, इस हवाले से बात की जाती है। हालांकि इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्गूमेंट हैं। अब से 10 साल पहले की बात की जाए तो 2004-2005 में प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से 437.8 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया था, यानी कि आज से 8 साल पहले इस साल के मुकाबले में दुगना कर्जा लोगों ने बैंकों से हासिल किया था। इतने हालात में खराबी आई है और इतनी डिस्करेज हैं लोग पाकिस्तान में इस साल पैसा लगाने में, यानी जब के मुकाबले में पिछले साल ये सतह अब जैसे कि हमने आपसे कहा आधी से भी कम रही है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके लिए हमने बात की। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सनत व तिजारत की मुख्तलिफ अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आरिफ हबीब जो आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन हैं, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन जो पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर हैं, और जनाब जाहिद सईद जो सदर हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, पहले तो आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि इतनी कम शरह सूद होने के बावजूद, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम शरह सूद है, उसके बावजूद लोग कर्जा नहीं ले रहे बल्कि उसमें कमी हो रही है। ये इतना डिस्करेज क्यों है हमारे इन्वेस्टर, क्यों इस माहौल से फ़ायदा नहीं उठा रहे? मैं समझता हूँ इसके 3-4 रीज़न्स हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बैंक्स हैं उनका एपिटाइट जो है वो कम इसलिए रहा है कि उन्होंने PIBs में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है वो ओवरली इन्वेस्ट कर दिया है। तो चूँकि इनके सारे फंड्स जो हैं वहाँ डिप्लॉय हो गए हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा एपिटाइट जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी की शॉर्टेज रही है, और एनर्जी की शॉर्टेज होने की वजह से अदर देन एनर्जी जो है वो नए प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी प्लान नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो या एटलीस्ट वो ड्राइंग बोर्ड पर है, वो एनर्जी सेक्टर में है। और फिर एनर्जी सेक्टर के लिए भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल फंडिंग को देख रहा है। मियां जाहिद साहब, आप बताइए, आरिफ हबीब साहब तो कहते हैं कि दरअसल बैंकों के पास सरमाया बचता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा हुकूमत कर्जे की सूरत में ले जाती है। बैंकों के लिए ये महफूज सरमायाकारी होती है, उठाया हुकूमत को दे दिया, फिक्स शरह सूद मिल गई, कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं, तो किसी और को वो पैसे क्यों दे, ये कहना है जनाब आरिफ हबीब साहब का। आप बताइएगा कि क्यों सरमायाकारी नहीं हो रही, क्यों लोग कर्जे नहीं ले रहे, क्यों नई सनतें नहीं लग रही, क्यों जो इस वक्त हमने देखा इस साल की सूरत हाल, आपके ख्याल में क्या वजह है? हाँ साहब, उम्मीद तो ये थी कि ये जो हमारी डिमांड भी यही थी कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है और वो सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। अब तो उससे भी खासा कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एपिटाइट नहीं बढ़ रही, तो उसकी जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकॉनमी है उसका साइज़ रोज़ बरोज़ कम हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, हमारे यहाँ इनफ्लो ऑफ स्मगल्ड गुड्स बढ़ रहा है, फिर हमारे रुपए की कदर जो भी कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं और रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फॉर्मल इकॉनमी का साइज़ कम हो रहा है, और जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो निस्बतन सस्ती पड़ रही हैं। फिर इसी के साथ साथ जो विद होल्डिंग टैक्स FBR ने लगाया है इनफॉर्मल सेक्टर पे, तो उसकी वजह से भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है इनफॉर्मल इकॉनमी की तरफ। और एक और रीज़न इसमें यह है कि गवर्नमेंट पहले जो लोन लेती थी स्टेट बैंक से, वो गवर्नमेंट अब प्राइवेट बैंकों से ले रही है। तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि वो गवर्नमेंट को लैंडिंग करें बनस्बत के प्राइवेट सेक्टर को। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनकी इनक्लिनिटी का भी मसला है, और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी मसला है कि प्राइवेट सेक्टर की जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी की शॉर्टेज है, फिर एनर्जी की प्राइसिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं जब, तो उससे फिर हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी की पिक्चर बनती है वो बड़ी वीक बनती है, और उससे फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, नए कारोबार शुरू नहीं हो रहे। जाहिद साहब, आप कोरंगी ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के सरबराह हैं। ये पाकिस्तान का जो बड़े से बड़े सनती यूनिट्स हैं, जो इलाके हैं वो है, इसमें जाहिर है कि अगर तरक्की नहीं हो रही या लोग बैंकों से कर्जा नहीं ले रहे, तो जाहिर है कि उसके असरात तमाम आप जैसे इलाकों में भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। क्या वजह है? लोग गुज़िश्ता साल से कम, इस साल 44% कम बैंकों का रुख कर रहे हैं, सरमाया हासिल करें, सनतें लगाएं, उनकी तरक्की करें, और
पिछले 7 साल के मुकाबले में तो आधा रह गई है। इस साल की सूरत हाल आधी है, कितनी तशवीश की बहरहाल ये बात है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह है इसकी? कामरान साहब, बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनरली तौर पर इस वक्त जो उसका सेंटिमेंट है वो डिप्रेस्ड है, और लोग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से इस वक्त गुरेज कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। आप देख रहे होंगे कि आज भी ये चीज़ अखबारात में रिपोर्ट हुई है कि जो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पाकिस्तान मज़ीद 2 नंबर नीचे चला गया दुनिया में। 136 पे हम पहले ही थे, जो कोई अच्छी रेटिंग नहीं थी। इस वक्त हम 138 पे चले गए। अगर आप मजमूई तौर पर गौर करें तो आज 3 महीने गुजर गए इस फिस्कल ईयर को शुरू हुए 2015-16 को, अब तक हमारी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस नहीं हो सकी। STPF के अंदर जो इंसेंटिव्स जिनका ऐलान होना होता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, बरामदात जो करती है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी अब तक पॉलिसी नहीं आ सकी। अब अगर 4 महीने फिस्कल ईयर के गुजर जाएं और गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ ना आ रही हों तो किस तरीके से आखिर जो है वो सनतकार और जो ताजिर हजरात हैं वो किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं? बड़ी मुनासिब बात है। आरिफ भाई साहब, क्या असरात होंगे इसके जब इतना पशमुर्दा सूरत हाल होगी? लोग बिल्कुल इनकरेज नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, इंथुजियाज्म नहीं है लोगों में कि वो सरमायाकारी करें, बैंकों से कर्जे नहीं ले रहे। क्या इसके मईशत पे असरात होंगे, आम माहौल पे क्या असरात होंगे? डेफिनेटली आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से क्रेडिट लिफ्टिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो तेज़ रफ्तार इन्वेस्टमेंट होना, और हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार फराहमी के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उनको इजीली जो है वो क्रेडिट अवेलेबल। एक और फैक्टर जो रह गया वो ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग में भी जो है वो हेजिटेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट को फाइनेंसिंग इतनी आसानी से जो है वो नहीं मिल पाती। और अगर बैंक्स और स्टेट बैंक उनके साथ मिलके इस किस्म की जो है वो पॉलिसी इवॉल्व करें कि जिससे कि बैंकों को अट्रैक्ट किया जा सके कि वो रियल एस्टेट में भी फाइनेंसिंग करें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके असरात क्या होंगे जो इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में भी आधी एपिटाइट रह गई है, आधी ख्वाहिश रह गई है लोगों की कि बैंकों से जाए कर्जे ले। मियां जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली जी, जब आप मनी इंजेक्ट करते हैं बिजनेस में तो उससे बिजनेस आपका ग्रो होता है, लेकिन जब आप मनी इंजेक्ट नहीं कर रहे होंगे या और कम हो रही होगी तो उससे इकॉनमी का साइज़ हमारा श्रिंक हो रहा है, और उसकी यही रीज़न मैंने बताई कि इसमें हमारी जो ऑफ टेक कम हो रही है तो उसमें ओवरऑल इकॉनमी का साइज़ श्रिंक हो रहा है जो फॉर्मल इकॉनमी है। तो उसकी वजह से जाहिर है कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों में गुर्बत बढ़ेगी और लोगों में बेचैनी भी पैदा होगी, और ये चीज़ हम देख भी रहे हैं और ये अक्कासी भी हो रही है। रफ्ता रफ्ता जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं तो उससे ओवरऑल हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो रही है, और डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें भी अगर हम देखें तो उनमें जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। लोगों को रोज़गार जिस रफ्तार से और जिस तेज़ी से मिलना चाहिए उस रफ्तार से उस तरह हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब, जनाब मियां जाहिद, जनाब जाहिद सईद हमारे साथ थे। पाकिस्तान की मईशत के लिए बुरी खबर है, लोग बैंकों का रुख नहीं कर रहे, कर्जे नहीं ले रहे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ही आधा रह गया है, ऑलमोस्ट आधा रह गया है, और सिर्फ 8 साल के मुकाबले में और आधा रह गया है, और इसलिए बैंकों के पास लोग नहीं जा रहे कर्जे लेने के लिए। और उसके जो आदाद शुमार हैं जैसे कि मैंने कहा निस्फ रह गए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, 8 साल के मुकाबले में, आज के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा थे, और वो अब मज़ीद तेज़ी से कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बुरी तरह से लोग जो हैं वो मुतासिर हैं और इनकरेज नहीं है नई सरमायाकारी करने में, सनती का तरक्की में नई सनतें लगाने के लिए। जिसका मतलब ये है कि कारोबार के ना होने की वजह से मुलाजमतों के मौके श्रिंक होंगे, मज़ीद कम होंगे, और ज़ाहिर है कि मईशत का पहिया नहीं चल पाएगा उतनी तेज़ी से जितना कि चलना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं अहम इंतखाबात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाकिस्तान के मुकला की सबसे बड़ी तंजीम है, इसके असरात सियासत पर भी होते हैं और ओवरऑल भी होते हैं। ये इलेक्शन इस दफ़ा जनाब अली ज़फ़र ने जीत लिया है। अब से थोड़ी देर कबल इसकी अहमियत यह है कि अली ज़फ़र का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में एक बेंच ने, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार
बार एसोसिएशन और पाकिस्तान के सीनियर वकला के दरमियान एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी और ये इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर लड़ा गया और लगता यह है कि अली जफर को जितवा के सीनियर वकला ने जनाब जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा को एक दो टोक पैगाम दिया है। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता माह कराची ऑपरेशन को पूरी कुव्वत से शुरू हुए 2 साल का अरसा हो चुका है। अब 2 साल से 1 माह ज़्यादा हो चुका है। कराची ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। रेंजर्स ने और सिंध पुलिस ने कराची में इस दौरान हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और इसमें हज़ारों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, सैकड़ों को हलाक किया गया है। मजमूई तौर पर कराची शहर की सूरत हाल कहीं बेहतर है। अब से 2 साल कबल के मुकाबले में भत्ताखोरी में वो कैफियत नज़र नहीं आती, बल्कि अमलन भत्ताखोरी कराची में इस वक्त ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगवा बराए तावान के वाक़यात भी उस अंदाज से नहीं हो रहे जैसे इससे पहले होते थे। इसके अलावा कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात भी उतनी तेज़ी से और उस तरह से नुमाया होकर सामने नहीं आ रहे जैसे कि इससे पहले होते थे। शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर है, लेकिन शायद अब भी 2 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। इसकी बड़ी वजह है और इसके अब मुख्तलिफ आदाद शुमार इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम वो आदाद शुमार हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कराची में इस वक्त दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, ताहम पुलिस एहलकार अब भी टारगेट किलिंग का निशाना हो रहे हैं। आम शहरी अब उस अंदाज से टारगेट किलिंग का शिकार नहीं होते, लेकिन पुलिस एहलकारों के लिए टारगेट किलिंग अब भी जारी है और रवा बरस में यानी कि इस साल के 10 महीनों में अब तक दहशत गर्दों ने टारगेट किलिंग में कराची पुलिस के शहर कराची में 77 पुलिस अफसरान और एहलकारों को निशाना बनाया है। 77 पुलिस एहलकार अफसरान इस साल इस पहले 10 महीनों में कराची में दहशत गर्दों के हाथों जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इस साल दहशत गर्दों का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकारों में 1 SP, 3 DSPs भी शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस के 6 एहलकारों ने भी टारगेट किलिंग में अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा एहलकार रवा साल के पहले महीने यानी जनवरी में निशाना बने, जिस दौरान कराची में 18 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इसके अलावा फरवरी में 2, मार्च में 14, अप्रैल में 8 और मई में 10 पुलिस एहलकारों को शहर कराची में कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग हुई उनकी। इसी साल जून में 4 जुलाई में 4 जुलाई में 3, अगस्त में 10 और सितंबर में 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया, यानी कि उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अक्टूबर में इस महीने में अब तक 5 एहलकारों को शहीद किया जा चुका है। कराची की सड़कों पर ये टारगेट किलिंग होने वाले इस महीने में 5 पुलिस एहलकार हैं। इस साल शहीद होने वाले पुलिस वालों में 1 SSP और 3 DSPs के अलावा, जैसे कि हमने आपको बताया, 6 सब इंस्पेक्टर, 8 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 13 हेड कांस्टेबल और 24 पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। उन्हें कराची में कत्ल किया गया, दहशत गर्दों के हाथों इनको कराची की शाहराहों पे हलाक किया गया। ये इसी साल के वाकयात हैं। रवा बरस में 28 मार्च को कायदाबाद में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज के बड़ी बस को भी हमले का निशाना बनाया गया था, जिसमें 3 एहलकार शहीद हुए थे। ये इस साल का कराची पुलिस के हवाले से दहशत गर्दी का एक बड़ा वाकया था। इसी साल कराची में पुलिस एहलकारों पर सबसे ज्यादा हमले जिला शिरकी में किए गए, जहां 1 SP, 2 DSP समेत 20 से ज्यादा एहलकारों को सिर्फ कराची के जिला शर्की में हलाक किया गया और ज्यादातर हमले बहादुराबाद, न्यू टाउन, गुलशन इकबाल, शाह फैसल टाउन और स्टील टाउन के इलाके में रिकॉर्ड किए गए। जिला वस्ती में नॉर्थ नाजिबाद, लियाकताबाद, नाजिबाद के इलाके में पुलिस वालों के लिए सबसे ज्यादा हमले किए गए और ये इलाके ज्यादा खतरनाक साबित हुए, जबकि वेस्ट जोन में औरंगी टाउन और साइड टाउन, जबकि साउथ के इलाकों में किवाड़ी, लियारी और सदर टाउन में पुलिस एहलकारों पर इस साल के दौरान हमले किए गए। अगर आप इस साल की अब तक की 10 महीनों के फिगर्स देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। अगर हम इसे कंपेयर करें गुज़िश्ता बरसों में पुलिस एहलकारों की हलाकत की बात की जाए तो 2010 में 49 एहलकारों को निशाना बनाया गया था, 2011 में 53 एहलकारों को, 2012 में 123 एहलकारों को, 2013 में 165 और गुज़िश्ता साल 136 पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया था। ये गुज़िश्ता साल का वाकया है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, 2 साल 1 महीने हो चुके हैं कराची ऑपरेशन पूरी कुव्वत से रेंजर
गुंडागर्द पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्द जो है वो काबू में आए नहीं है। काबू में आने से शायद कुछ दूर ही नजर आते हैं, वरना कैसे मुमकिन था कि इस साल के 10 महीनों में 77 पुलिस एहलकारों को कराची की शाहराहों पे कत्ल कर दिया गया हो। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब मुश्ताक महर ने, जो कराची पुलिस के सरबराह हैं, एडिशनल IG पुलिस है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक महर साहब। ऑपरेशन बड़ी कुव्वत से जा रहा है, यकीनी तौर पे इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही परेशान कुन भी हैं, तशवीशनाक भी हैं। जैसे कि इस साल भी आपके 77 एहलकारों को, अफसरान को, जवानों को कराची की शाहराहों पे कत्ल किया गया है, उन्हें टारगेट की किलिंग की गई है। 1 SP 3 DSPs इसमें शामिल है। ये कराची ऑपरेशन के लिए एक लम्हा फिक्रिया नहीं है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसको हर फिनोमेना को समझने के लिए दो रुख होते हैं। एक रुख ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि जी ये ऑपरेशन के होने के बावजूद इतने ज़्यादा पुलिस अफसरान और जवानन की शहादत क्यों हो रही है, तो उसमें सोचने की बात ये है, या जो असल बात है कि हर केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, कोर्ट में केस पुलिस पेश करती है, विटनेसेस आमतौर पे पुलिस अफसरान होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जो क्रिमिनल गैंग्स कराची में ऑपरेट कर रहे थे या कलअदम तंजीमें और पेशा वाराना कातिल, उनका आपस में जो भी गठजोड़ है और जो उनको हिट हुआ है, तो वापसी में वो हिट बैक, ज़ाहिरी बात है उसकी रिटेलिएशन वो पुलिस पे ही आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते, इसका ये भी एंगल हो सकता है कि पुलिस ने उनका इतना नुकसान किया है कि वो वापस पुलिस वालों को हिट कर रहे हैं। ये भी देखने की एक एंगल है। ये लेकिन मुश्ताक महर साहब चले फिर ये 6 ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुख्तलिफ वाक़यात में बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले, इनको सड़क पे खड़े हुए हलाक कर दिया गया। ऑब्वियसली वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नंगी दहशत गर्दी है, लेकिन बहरहाल ये ट्रैफिक पुलिस वालों को ये किस चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये किस बेचारे अदालतों में जा रहे हैं, इनको भी तो हलाक किया गया है। जी देखिए, आमतौर पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सबसे साफ टारगेट है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होते। अब जब से ये फिनोमेना शुरू हुआ है तो इसमें हम 2 तरीके से इस हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। पहला हदफ तो हमारा यही है कि ये केसेस ट्रेस हो जाएं, और हमें काफ़ी सारे शवाहिद हैं, इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाएंगे। क्योंकि ये आप सोचिए कि उनके इनिशिएटिव उनके पास होता है कि एक मर्डर करके फिर वो 10-15 दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं या कराची से बाहर चले जाते हैं। साफ टारगेट इसलिए है कि इनके पास हथियार नहीं होते। तो इसका हम दूसरा ये कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स, कि अब हमने ट्रैफिक एहलकारों को भी हथियारों से लेस कर दिया है, और 2 या 4 से कम जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, जहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं या जो हिसास पॉइंट्स हैं, वो राउंड अबाउट्स हमने देख लिए हैं। उन पे कम से कम 4 एहलकार ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक के, और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी होती हैं और हथियार भी होते हैं। अच्छा, ये देखें कि वो दहशतगर्द, वो क्रिमिनल गैंग्स जो कि आपके एहलकारों को शहीद कर रहे हैं, जो बेचारे हमारे लिए जाने दे रहे हैं, शहीद कराची पुलिस के ये एहलकार हो रहे हैं। इस साल 77 हो गए, गुज़िश्ता साल 136 हो गए, उससे पहले भी कोई 111 के करीब हुए थे। आखिर ये इनके जो गैंग्स है जो स्पेसिफिकली पुलिस वालों को मारते हैं, इनकी डिटेक्शन की क्या पोजीशन है? कितने केसेस आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं? कितनी गैंग्स को आप पकड़ पाए? कितने ये जो पुलिस के कातिल हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से पुलिस वालों को कराची शहर में कत्ल कर रहे हैं, खासतौर पर पिछले 2 सालों को तो आप बताएं ना कि इस वक्त क्या पोजीशन है, कि कितने आपने गैंग डिटेक्ट किए? जी देखिए, पिछले 4 या 5 साल में 2011 से लेकर अब तक यानी 2015 तक जो पुलिस एहलकारों की शहादतों के केस है, उसमें तकरीबन 40 या 42% जो है 42% डिटेक्शन रेट है। उनके दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसकी जो डायनामिक्स है या उसके जो मुहरकात हैं, वो ये है कि इसमें जो सियासी पार्टियां जिनके मिलिटेंट विंग से जो सबसे ज़्यादा इस ऑपरेशन से हिट हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं, कहीं कहीं गैंगवार के लोग भी शामिल हैं, और कुछ जो है कलअदम तंजीमों के कारकुन भी शामिल हैं। तो इस वक्त जो चैलेंज है कराची पुलिस को कि इन 3-4 ग्रुपों का आपस में एक
अनहोली किस्म का अलायंस हो गया है और ये आउटसोर्स करते हैं, या जिसको चैनल 2 हम कह सकते हैं कि पेशा वाराना कत्ल या मर्सिनरीज के किसी रेकी किसी ने की और किसी और गैंग ने उसके लिए टारगेट किलिंग कर दी। तो जैसा अर्ज किया कि काफ़ी जो है 42% तो डिटेक्शन है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोग इसमें न्यूट्रलाइज भी हुए जो पुलिस एहलकारों के शहादत में इन्वॉल्व थे। मेहर साहब, जैसे आपने बताया बहुत ही ज़ाहिर है कि बहुत ही सीरियस बात है और बहुत ही ख़तरनाक बात है। जैसे आपने कहा कि इस वक्त आपकी इत्तलात के मुताबिक कलदन तंजीमों के लोग, सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग के लोग, क्रिमिनल गैंग्स ये एक जगह इकट्ठे भी हो गए हैं और शायद मिल के ये कार्रवाई करते हैं पुलिस के खिलाफ, जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया। ये फरमाइएगा, आप अपने अहलकारों की हिफाजत के लिए ये बेचारे सड़क पे खड़े होते हैं और इनको मार के चले जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में, कितना मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं। अभी कल हैदरी के अंदर ये वाकया हुआ, 2 पुलिस एहलकारों को बेचारों को शहीद कर दिया गया। ये इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किस तरह से आप कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? किस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? जी, पुलिस एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जी हम बहुत एक मौसर और जामे किस्म की हिकमत अमली पे काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा एक जो काबिल सताइश कदम है वो ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले 2013 में उन्होंने सिंध हुकूमत ने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेशन किया या कानून साजी की, और उसमें कुछ फंड्स भी आ गए। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे मौसर तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसमें हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी लेने जा रहे हैं और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी लेने जा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे और भी कदम हैं। हम नई बसेस खरीदने जा रहे हैं जिसमें, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि पुलिस एहलकारों की शहादत जो है वो ज़्यादातर घर से ड्यूटी की जगह पे आते हुए या वापस जाते हुए होती है या खाना खाते हुए होती है। तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मेसिंग का ऐसा सिस्टम बनाएं कि खाना उनको पॉइंट पे, ड्यूटी पॉइंट पे मिले और घर आने जाने के लिए उनके पास महफूज किस्म की ट्रांसपोर्ट हो, जैसे बुलेट प्रूफ बस हो गई या बुलेट प्रूफ वैन्स हो गई, उसमें आए जाएं। उसके अलावा हम मज़ीद रहायशी एरियाज़ बनाने जा रहे हैं कि पुलिस क्वार्टर्स जो हैं वो कैंटोनमेंट की तर्ज पे किसी एक महफूज जगह पर हो, शहर से में ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाउंड्री वाल हो और जहाँ पे वो रह सकें आसानी से और उनका आम लोगों से इंटरेक्शन न हो घर से आते जाते हुए। उसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि हमने बाकी ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे SOPs बनाए हुए कि कम से कम किसी पिकेट पे या किसी स्नैप चेकिंग के दौरान 4 या 6 से कम एहलकार न हो और उनकी पोजीशनिंग इस तरह की हो कि खुदा न खास्ता कोई उन पे हमला करे या अटैक करे तो ये लोग मौसर तरीके से उसका जवाब दे सके। बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक महर, एडिशनल IG पुलिस, कराची पुलिस के सरबराह हमें बता रहे थे 2 साल हो गया है कराची ऑपरेशन शुरू हुए और इस दौरान सिर्फ इस साल 77 पुलिस एहलकारों को कराची की शाहराहों पे गोलियां मार के हलाक किया गया है। उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए गुज़िश्ता साल 138, इससे पहले यानी कि सितंबर 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद भी जो 3 महीने थे 2013 के, उसमें भी तकरीबन 40 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था। कुल मिला के अब तक तकरीबन 280 पुलिस एहलकार हैं जिन्हें के हलाक किया गया है दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल्स ने, मिलिटेंट विंग्स ने कराची पुलिस के, और ख़ास तौर पे कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद और 2 साल बाद यानी कि इस साल भी 77 पुलिस वालों की हलाकत यकीनी तौर पे कराची ऑपरेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मजमूई तौर पे शहर की हालात ज़रूर बेहतर हुए हैं, दहशतगर्दी के हवाले से, अगवा बराए तावान के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा क्रेडिट है ऑपरेशन को, लेकिन अब भी ये चैलेंज बाकी है पुलिस वालों की टारगेट किलिंग और इसके अलावा कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम्स जो रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पर जैसे होते थे वैसे ही हो रहे हैं। इसमें किसी किस्म की बेहतर नहीं हुई। शहरी जिस तरह से हरासा आज से 5 साल पहले किए जाते थे, 4 साल पहले किए जाते थे, 3 साल पहले, 2 साल पहले और गुज़िश्ता साल और इस साल कराची की शाहराहों पे बंदूक दिखा के लोगों को छीन लेना, उनसे उनके मोबाइल, उनकी कीमती अशिया छीन लेना एक मामूल का अमल था जो पहले भी था और आज भी जारी है। इसलिए शहरी मजमूई तौर पे इस हवाले से अपने आप को गैर महफूज समझते थे और समझते हैं। पुलिस वाले गैर महफूज थे, समझते थे, आज भी वो गैर महफूज नजर आते हैं। वरना 77 पुलिस एहलकार कैसे दहशतगर्दी का निशाना बन जाते, टारगेट किलिंग का निशाना बन जाते सिर्फ इस साल में।
कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जाएंगे फैसलाबाद, जहां पर सियासी मार्का हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के आपस का सियासी मार्का है जो बल्दियाती इंतखाबात में सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून का डिसिप्लिन ऐसा लगता है इसके बकिए उखेड़ दिए गए हैं पंजाब के दूसरे बड़े शहर में। इसके बारे में आपको बताएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। टिकटां दी बंदर बांट की गई, यह मेरा इख्तिलाफ है। इन बुनियादों पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम। क्यू मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। ये तो जाने कौन सी दुनिया में है। आप आ जाएं ज़मीन.com पे, क्योंकि हर पता हमें पता है। ज़मीन.com, पाकिस्तान नंबर 1 प्रॉपर्टी वेबसाइट। Diamond Paints, the number 1 selling national brand. सुनहरा हर कल है, सुनहरी हो जो हाथ में, सुनहरी से अब जिंदगी का गोल्डन सन कुकिंग ऑयल और बनस्पति, चमकती रहे जिंदगी। The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains. बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, पर चीजों पर होते हैं बैक्टीरिया जो इनका पेट खराब कर देते हैं। इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन अंदर से, क्योंकि बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज़ उसके पेट से होता है। इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+40 प्रोटेक्ट, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। Nestle, good food, good life. Diamond Paints, the number 1 selling national brand. Oh wow, nice phone. है ना? Google, WhatsApp, सब चलता है। ओए होए। और बैक पे मेटालिक फिनिश है। जबरदस्त। बताना कितने का है? कितने का है? रुपीज 4499 में X6i 4 इंच की स्क्रीन के साथ और 3.5 इंच की स्क्रीन में X2i रुपीज 3990 और X2 म्यूजिक रुपीज 4100। खबरदार, बल्दियाती इलेक्शन 2015 के पहले मरहले के दौरान पंजाब के 12 अजला लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, चकवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, बहावलनगर, लोधरा, बिहाड़ी, गुजरात, बक्कर और फैसलाबाद में दफा 144 के तहत 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हर किस्म की असलहा की नुमाइश और हमरा रखने की सख्ती से ममानियत है। याद रहे, इस पाबंदी का इत्तलाक लाइसेंस शुदा असलहा पर भी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुतल्लिका थाने में FIR का इंदराज किया जाएगा। जिम्मेदार शहरी की हैसियत से किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दे। इलेक्शन जीतने की खुशी कहीं गिरफ्तारी के गम में न बदल जाए। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए हुकूमत का साथ दे। जो असलहा लहराएगा सीधा जेल जाएगा। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। बच्चे जब 1 साल के हो जाते हैं तो हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, पर चीजों पर होते हैं बैक्टीरिया जो इनका पेट खराब कर देते हैं। इन्हें चाहिए प्रोटेक्शन अंदर से, क्योंकि बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज़ उसके पेट से होता है। इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+40 प्रोटेक्ट, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। Nestle, good food, good life. वेलकम बैक। सिंध और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का 2 रोज बाद शुरू होने वाला है, मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाने वाला शहर फैसलाबाद में इलेक्शन से कबल ही हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में
दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दो हिस्से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इलेक्शन ने, बल्दियाती इलेक्शन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के इस बड़े शहर फैसलाबाद में इसके नज्म ज़ब्त के बकिए उखेड़ के रख दिए हैं। एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों ग्रुप। बल्दियाती इलेक्शन में फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर समेत दीगर ओहदों के लिए एक जाने वजीर कानून पंजाब और नून लीग के रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा जनाब चौधरी शेर अली और उनके बेटे वफाकी वजीर आबिद शेर अली के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एक दूसरे के सामने आज खड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह के हिमायत याफ्ता बेशतर अफराद को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया है, ताहम आबिद शेर अली के हल्के NH 84 में जहां उन्हें टिकट नहीं मिले वहां उम्मीदवारों को आज़ाद पैनल की शक्ल में हीरे के इंतखाबी निशान पर जनाब राना सनाउल्लाह ने मैदान में उतार दिया है। वफाकी पानी और बिजली के वजीर ममलिकत जनाब आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेयर ग्रुप के नाम से जनाब राना सनाउल्लाह या शेर के सामने खड़े हैं और इनके पास बाल्टी का निशान है। एक जाने बाल्टी, दूसरी जाने शेर और हीरा। मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 157 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 124 पैनल मैदान में उतारे हैं, जबकि चौधरी शेर अली के मेयर ग्रुप और तहरीके इंसाफ ने अलग अलग 123 पैनल्स को नामजद किया है। PPP की जानिब से फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ 8 पैनल मैदान में उतारे गए हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिहाज से शायद ये 8 पैनल भी ज्यादा हों। फैसलाबाद को 1979 से लेकर 1987 तक पीपल्स पार्टी का ही गढ़ समझा जाता था और इस तमाम अरसे में शहर की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के पास ही रही। शहर की मेयरशिप के लिए जो दो मजबूत शख्सियात इस वक्त मैदान में हैं उनमें से एक उम्मीदवार मलिक रियाज को राना सनाउल्लाह की हिमायत हासिल है, दूसरी तरफ जनाब चौधरी शेर अली के बेटे आमिर शेर अली मेयर के ओहदे के ख्वाहिशमंद है, जबकि मलिक साजिद सुहेल को उनका रनिंग उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि चौधरी शेर अली ने मेयरशिप के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक रियाज को शिकस्त देने के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की हिमायत हासिल कर ली है। 2013 के जनरल इलेक्शन में फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें NA 82, 83, 84 और 85 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस तरह शहर की 8 सूबाई नशिस्तों में से 7 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी, जबकि 1 तहरीक इंसाफ के पास थी। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या मुस्लिम लीग नून की आपस की लड़ाई का कोई फायदा उठाती है या नहीं। मजमूई तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे होने जा रहा है, लेकिन फैसलाबाद में अब होगा क्या। इन्हीं दोनों धड़ों में से एक के मजबूत रहनुमा कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली जनाब आबिद शेर अली इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद के लोग बल्दियाती इलेक्शन में आपके और आपके वालिद के उम्मीदवारों को क्यों वोट दें, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर को क्यों वोट ना दें? फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और हमारा गढ़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो जो तमाम ये हजरात हैं ये मेरे वालिद साहब के ही लगाए हुए पौधे हैं और मेरे वालिद साहब इनको उंगली पकड़ के मुस्लिम लीग नून में लाए। तो हर शख्स का अपना अपना रोल है। मेरे वालिद साहब हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों की नुमाइंदगी करते हैं और वर्करों को साथ लेकर चलते हैं। मेरे बड़े भाई भी बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास भी टिकट नहीं है। इस तरह और भी बाकी तमाम MNA MPs के भाइयों बेटों को टिकट उनके पास मौजूद है। तो हम आज़ाद एक बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो फिर लामहल्ला ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है और लोकल ये मुकामी सियासत है। फिर मुकामी सियासत में अपने अपने धड़ों के साथ अपनी अपनी ग्रुपिंग के साथ इलेक्शन लड़ा जाता है और हमारी जो सियासत है उसका हेडक्वार्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। लेकिन आबिद शेर अली साहब, अगर ऐसा ही होना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में तमाम मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से इलेक्शन लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाएगी जैसे आपने लगाया। ये कहाँ से ये बात सही समझी जा सकती है कि मुकामी लड़े जाते हैं? ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के आउटकम पे इन दोनों आपके और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान मुकाबले का कोई असर नहीं पड़ेगा?
देखिए बात ग्रुपिंग की नहीं है, बात बहुत से इलाकों में हमारे शेर के कैंडिडेट हैं 60%, शेर के निशान पे कैंडिडेट हैं 40%, बाल्टी के और दूसरे जो निशानात हैं उनके कैंडिडेट हैं। तो ये इलाकाई सियासत है, राणा सनाउल्लाह साहब का सियासी हक है, उन्होंने इस्तेमाल किया। शायद हम नून लीग के नहीं हैं, वो यही समझते होंगे, इसी बिना पर उन्होंने मेरे बड़े भाई के ख़िलाफ़ आकर मेरे हमसायों में वहाँ पर उन्होंने जलसे किए, उनका बुनियादी हक है, हमने तो कभी शोर नहीं किया। तो ये इलाकाई सियासत का एक हिस्सा है और इसको मैं समझता हूँ कि हौसले के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। ये इलाकाई सियासत का हिस्सा नहीं है, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि सूबाई वज़ीर क़ानून हैं जनाब राना सनाउल्लाह और आपकी पार्टी के इंतहाई अहम रुकन हैं। आप और आपके वालिद साहब उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने 20 लोगों को कत्ल करा दिया है और उन पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो तो ये एक मामूल का तो हिस्सा नहीं है ना। आपके वालिद के इल्ज़ामात जो है राना सनाउल्लाह पर वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले इल्ज़ामात हैं। देखिए जी, अदालतों के फैसले आ रहे हैं, मेरे वालिद साहब कुछ अपनी ज़ात से हट के बात करते हैं, तो ये कल के आपके टीवी चैनल्स पे चल रहा है, ये मेरे वालिद साहब के एलिगेशंस नहीं है, ये अदालत उज़्मा का फैसला आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इससे मेरे वालिद साहब का क्या लिंक, जो एक मेरा महल्लेदार है बोला गुजर, वो हमारे भाइयों की तरह चौधरी शेर अली साहब के बेटों की तरह था वो, तो उसको कत्ल करवा दिया गया। अब जिसने कत्ल किया वो कौन था, कहाँ से आया, उसने जो इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई, जो पुलिस के सामने उसने अपने बयानात कलमबंद करवाए, जिनका मुल्ज़मान का उसने नाम लिया, तो उससे शेर अली साहब का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, शेर अली साहब के कहने पे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला जो अदालतों में बयानबाजी हुई है और जिनके इमाम पे हुआ, तो वो दूध का दूध पानी का पानी है। दैट हैज़ नथिंग टू विद चौधरी शेर अली और उनकी फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चलो ये तो कत्ल का मामला है, इसमें अदालती फैसला है और इस पर अब ज़ाहिर तहकीकात वगैरह होगी, मगर आपके वालिद साहब तो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में कत्ल व गारत कराना चाह रहे हैं। उन्होंने लोगों के नाम लिए हैं जिसके ज़रिए राना सनाउल्लाह साहब शहर में गोलियाँ बरसा रहे हैं, लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? मैं तो इस पर हंस ही सकता हूँ कि मलिक नवाज साहब का ताल्लुक उनसे है और किसी MPA को ये राइट नहीं बनता कि वो बंदूक की ज़ोर पर कारकुनों पे गोलियां बरसाएं। ठीक है, लोग अगर किसी को वोट देते हैं तो उसमें फिर गोलियों से वोट नहीं लिए जाते। जहाँ तक इंतशार की बात है, मेरे वाले साहब इनको उंगली पकड़ के नून लीग के अंदर लेकर आए हैं। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, मेरे वाले साहब MNA और MPA की 2 सीटों पर लड़ते थे इलेक्शन और अल्लाह के फजलो करम से दोनों सीटों से जीतते थे। तो एक सीट पर छोड़कर राना सनाउल्लाह साहब जब पीपल्स पार्टी के अंदर थे, इनको इंट्रोड्यूस करवाया हमने। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो देखिए ये अदालती फैसले हैं, अदालतों में ये बयानात आ रहे हैं। फैसलाबाद के मेयर के लिए आप लोग का उम्मीदवार कौन है? मतलब वो तय है बात, राना सनाउल्लाह वाले उम्मीदवार तो नहीं है? चाहे आज़ाद, देखिए चाहे आज़ाद भी हैं, नवाज शरीफ के वर्कर हैं और ये जमात नवाज शरीफ साहब की है। जहाँ पे इख्तलाफात थे वहाँ पे हल्के ओपन भी किए गए, कुछ गलत टिकट्स भी दी गई, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ही के कैंडिडेट हैं। तो और ये तमाम वही काम करेंगे जो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहेंगे और मेयर का इंतखाब भी कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कायद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पे इख्तलाफात को सर नहीं किया गया, इख्तलाफात को अवाम के सामने रखा गया और ऐसा इख्तलाफ जिसकी नज़ीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ हैं, पार्टी भी जनाब नवाज शरीफ की है, ये कहना जनाब राना सनाउल्लाह का भी है, जनाब आबिद शेर अली का भी, हत्ता कि चौधरी शेर अली साहब का भी। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, जो जाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे असरात नहीं हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का फैलाव रुक गया है, ये कहा जाए तो बेजादा होगा कि शायद बिल्कुल ठहर गया है। कारोबारी माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बैंकों से कर्जा लेने का अमल तकरीबन थम गया है। लोग कर्जे ले नहीं रहे, कारोबार में लगा नहीं रहे और इस तरह से सनती तरक्की का पहिया
थम गया है। लम्हाए फिक्रिया है जनाब इसाक डार के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो इस हुकूमत के माशी और बिजनेस मैनेजर समझे जाते हैं। इसकी तफसील आपको देते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। गेम क्या खेला, बैटरी की बत्ती गुल हो गई, चैटिंग क्या की, बैटरी। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम, Q मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। Diamond Banks, the #1 selling national brand. सुनहरा हर कल है, सुनहरी हो जो हाथ में, सुनहरी से अब जिंदगी का मयार। UAE की इंटरनेशनल कंपनी इफ्को लाया गोल्डन सन। बात जब मेंटल इंटेलिजेंस और जिंदगी में कामयाबी की हो तो वहाँ नो कॉम्प्रोमाइज। गोल्डन सन, कुकिंग ऑयल और वनस्पति, चमकती रहे जिंदगी। The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains. नई यूफोन सिम खरीदने ही अपना नंबर यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल करने पर मिल रहा है 1000 रुपए का बैलेंस और 10 GB मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल फ्री, वो भी सिर्फ 50 रुपए के रिचार्ज पर। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर वोट की ताकत ना होती तो ये साहब अपनी मसरूफियात छोड़कर खेतों का रुख क्यों करते? अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेरा वोट मेरी ताकत। Diamond Banks, the #1 selling national brand. गेम क्या खेला। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जगह जगह आपको धोखा देती है तो आपको चाहिए 4000 mAh की बैटरी के साथ 1 GB रैम, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा, M95 जो दे आपको 20 घंटे का टॉक टाइम, Q मोबाइल M95 और M88 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। फिल्मों में से बढ़ के खत्म हो गई, अब सियासत में शुरू हो गई है। और मैं तेरी गलत फहमी मुका देंगा। अगला कहता तो गलत फहमी छड़ पहले अपनी खंग ते मुका। कभी हमें ये तौफीक नहीं हुई कि अपने लीडर की गलती पे उसका एहतसाब करें, उसकी गलती को गलत कहें, कभी नहीं। और दूसरे अपने मुखालिफ लीडर की अच्छी बात को अप्रिशिएट करें, कभी हमें ये तौफीक नहीं हुई। सरगोदा के एक शहरी के पास सफेद रंग का नायाब कौवा है। ये तो किसी सियासतदान को खरीद लेना चाहिए। क्यों? ताकि वो टॉक शो में बैठ के कह सके, वे हेलो भाई साडा कां चिट्टा है। देखिए हस्बे हाल आज रात 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। The difference is clear. Nippon Spotless, the paint that repels stains. वेलकम बैक। पाकिस्तान में माशी तरक्की के हवाले से, कारोबारी तरक्की के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं, इसके इशारे मिल रहे हैं और वाज़ेह तौर पे लगता है कि मुल्क में सरमायाकारी में तेज़ी से कमी आ रही है। लोग नई सनतें लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे, पुरानी सनतें वाले अपनी सनतों को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है। इसकी वजह से जॉब क्रिएशन यानी कि नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा हों वो महदूद हो रहे हैं और इसी हवाले से माशी तरक्की जो होती है और जो पूरा मईशत का पहिया चलता है, नए कारखाने लगने से, नई सनतें लगने से, नए कारोबार खुलने से जाहिर है कि उस पर भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये फ़लसफ़े की बात नहीं है, दरअसल हक़ाइक़ और आदाद शुमार इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इशारा, सबसे बड़े हक़ाइक़ और आदाद शुमार ये हैं कि माली साल सन 2014-2015 में प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से सिर्फ 208.7 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया, जो कि पिछले माली साल के 371.4 अरब रुपए से तकरीबन 44% कम है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोगों ने बैंकों का रुख 44% कम किया, कर्जे 44% कम हासिल किए। इसका मतलब ये कि सनतों में
सरमायाकारी या उसके एक्सपेंशन के हवाले से लोग पीछे हट रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर तशवीशनाक बात है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक ये कहलाया जाता है, यानी कि कर्जा लेने में ये कमी ज़्यादा बाइस तशवीश इसलिए भी है कि गुज़िश्ता 18 माह में मुल्क में शरह सूद 10% से कम होकर रिकॉर्ड 6% तक आ चुका है। यानी कि अगर शरह सूद कम हो रही है तो उसमें बजाय इसके कि सरमायाकारों की हिम्मत ज़्यादा बढ़े, वो ज़्यादा इनकरेज हो कि वो कर्जा लें, सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार खोलें, सनतें लगाएं, सनतों को फैलाव करें, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड कम इस वक्त शरह सूद है, लेकिन उसके बावजूद इसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 44% कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन आज़ाद शुमार के मुताबिक 1 जुलाई से 9 अक्टूबर तक प्राइवेट सेक्टर ने नेट 64.9 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। लोग अपने कर्जे जो है वो वापस कर रहे हैं। सुनने में समझने में तो ये बात शायद एक आम आदमी को बेहतर लगे, लेकिन माशी तरक्की के हवाले से वापसी का अमल ज़्यादा है, लेने का अमल कम है। इसलिए सरमायाकारी और माशियत की फैलाव के हवाले से ये एक अच्छी खबर नहीं है। जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 8.8 अरब रुपए वापस किए गए थे। लोग कर्ज़ों के पैसों को वापस करने में से ज़्यादा उसके इस्तेमाल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल इस साल जो है ये बिगड़ी है, बदली है। माहिरीन के मुताबिक कर्जा ना लेने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा रहे। इसके अलावा मुल्क की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतें भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इसकी बड़ी वजह रुपए की कदर है, जो कि माहिरीन के मुताबिक अभी तक ओवर वैल्यूड है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट वाले हैं, ये टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि अभी भी हमारा रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि इसमें और इसकी कदर में कम होनी चाहिए। ये मंतक है या ये सेल्फ इंटरेस्ट है उस लॉबी का जो कि एक्सपोर्ट पे साथ रखती है, या उसका अपना इंटरेस्ट है, इस हवाले से बात की जाती है। हालांकि इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्गूमेंट हैं। अब से 10 साल पहले की बात की जाए तो 2004-2005 में प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से 437.8 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया था, यानी कि आज से 8 साल पहले इस साल के मुकाबले में दुगना कर्जा लोगों ने बैंकों से हासिल किया था। इतने हालात में खराबी आई है और इतनी डिस्करेज हैं लोग पाकिस्तान में इस साल पैसा लगाने में, यानी जब के मुकाबले में पिछले साल ये सतह अब जैसे कि हमने आपसे कहा आधी से भी कम रही है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके लिए हमने बात की। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सनत व तिजारत की मुख्तलिफ अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आरिफ हबीब, जो आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन हैं, जनाब मियाँ जाहिद हुसैन, जो पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर हैं, और जनाब जाहिद सईद, जो सदर है कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। पहले तो आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि इतनी कम शरह सूद होने के बावजूद, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम शरह सूद है, उसके बावजूद लोग कर्जा नहीं ले रहे बल्कि उसमें कमी हो रही है। ये इतना डिस्करेज क्यों है हमारे इन्वेस्टर, क्यों इस माहौल से फ़ायदा नहीं उठा रहे? मैं समझता हूँ इसके 3-4 रीज़न्स हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बैंक्स हैं उनका एपिटाइट जो है वो कम इसलिए रहा है कि उन्होंने PIBs में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है वो ओवरली इन्वेस्ट कर दिया है। तो चूँकि इनके सारे फंड्स जो हैं वहाँ डिप्लॉय हो गए हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा एपिटाइट जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एनर्जी की शॉर्टेज रही है, और एनर्जी की शॉर्टेज होने की वजह से अदर देन एनर्जी जो है वो नए प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी प्लान नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो या एटलीस्ट वो ड्राइंग बोर्ड पर है, वो एनर्जी सेक्टर में है। और फिर एनर्जी सेक्टर के लिए भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल फंडिंग को देख रहा है। मियां जाहिद साहब आप बताइएगा, आरिफ हबीब साहब तो कहते हैं कि दरअसल बैंकों के पास सरमाया बचता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा हुकूमत कर्जे की सूरत में ले जाती है। बैंकों के लिए ये महफूज सरमायाकारी होती है, उठाया हुकूमत को दे दिया, फिक्स शरह सूद मिल गई, कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं, तो किसी और को वो पैसे क्यों दे? ये कहना है जनाब आरिफ हबीब साहब का। आप बताइएगा कि क्यों सरमायाकारी नहीं हो रही, क्यों लोग कर्जे नहीं ले रहे, क्यों नई सनतें नहीं लग रही, क्यों जो इस वक्त हमने देखा इस साल की सूरत हाल, आपके ख्याल में क्या वजह है? हाँ साहब, उम्मीद तो ये थी कि ये जो हमारी डिमांड भी यही थी कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा है और वो सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। अब तो उससे भी खासा कम हो गया,
लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एपिटाइट नहीं बढ़ रही, तो उसकी जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकॉनमी है उसका साइज़ रोज़ बरोज़ कम हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, हमारे यहाँ इनफ्लो ऑफ स्मगल्ड गुड्स बढ़ रहा है, फिर हमारे रुपए की कदर जो भी कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं और रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फॉर्मल इकॉनमी का साइज़ कम हो रहा है और जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो निस्बतन सस्ती पड़ रही हैं। फिर इसी के साथ साथ जो विद होल्डिंग टैक्स FBR ने लगाया है इनफॉर्मल सेक्टर पे, तो उसकी वजह से भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है इनफॉर्मल इकॉनमी की तरफ। और एक और रीज़न इसमें यह है कि गवर्नमेंट पहले जो लोन लेती थी स्टेट बैंक से, वो गवर्नमेंट अब प्राइवेट बैंकों से ले रही है। तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि वो गवर्नमेंट को लैंडिंग करें बनस्बत के प्राइवेट सेक्टर को, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनकी इनक्लिनिटी का भी मसला है और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी मसला है कि प्राइवेट सेक्टर की जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी की शॉर्टेज है, फिर एनर्जी की प्राइसिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं जब, तो उससे फिर हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी की पिक्चर बनती है वो बड़ी वीक बनती है और उससे फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, नए कारोबार शुरू नहीं हो रहे। जाहिर साहब, आप कोरंगी ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के सरबराह हैं। ये पाकिस्तान का जो बड़े से बड़े सनती यूनिट्स हैं, जो इलाके हैं वो है। इसमें जाहिर है कि अगर तरक्की नहीं हो रही या लोग बैंकों से कर्जा नहीं ले रहे, तो जाहिर है कि उसके असरात तमाम आप जैसे इलाकों में भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। क्या वजह है? लोग गुज़िश्ता साल से कम, इस साल 44% कम बैंकों का रुख कर रहे हैं, सरमाया हासिल करें, सनतें लगाएं, उनकी तरक्की करें, और पिछले 7 साल के मुकाबले में तो आधा रह गई है। इस साल की सूरत हाल आधी है। कितनी तशवीश की बहरहाल ये बात है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह है इसकी? कामरान साहब, बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनरली तौर पर इस वक्त जो उसका सेंटिमेंट है वो डिप्रेस्ड है और लोग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से इस वक्त गुरेज कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। आप देख रहे होंगे कि आज भी ये चीज़ अखबारात में रिपोर्ट हुई है कि जो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पाकिस्तान मज़ीद 2 नंबर नीचे चला गया दुनिया में। 136 पे हम पहले ही थे, जो कोई अच्छी रेटिंग नहीं थी। इस वक्त हम 138 पे चले गए हैं। अगर आप मजमूई तौर पर गौर करें तो आज 3 महीने गुजर गए इस फिस्कल ईयर को शुरू हुए 2015-16 को, अब तक हमारी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस नहीं हो सकी। STPF के अंदर जो इंसेंटिव्स जिनका ऐलान होना होता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, बरामदात जो करती है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी अब तक पॉलिसी नहीं आ सकी। अब अगर 4 महीने फिस्कल ईयर के गुजर जाएं और गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ ना आ रही हों, तो किस तरीके से आखिर जो है वो सनतकार और जो ताजिर हजरात हैं वो किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं? बड़ी मुनासिब बात है। आरिफ भाई साहब, क्या असरात होंगे इसके जब इतना पशमुर्दा सूरत हाल होगी? लोग बिल्कुल इनकरेज नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, इंथुजियाज्म नहीं है लोगों में कि वो सरमायाकारी करें, बैंकों से कर्जे नहीं ले रहे। क्या इसके मईशत पे असरात होंगे, आम माहौल पे क्या असरात होंगे? डेफिनेटली आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से क्रेडिट लिफ्टिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो तेज़ रफ्तार इन्वेस्टमेंट होना, और हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार फराहमी के लिए ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उनको इजीली जो है वो क्रेडिट अवेलेबल। एक और फैक्टर जो रह गया वो ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग में भी जो है वो हेजिटेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट को फाइनेंसिंग इतनी आसानी से जो है वो नहीं मिल पाती। और अगर बैंक्स और स्टेट बैंक उनके साथ मिलके इस किस्म की जो है वो पॉलिसी इवॉल्व करें कि जिससे कि बैंकों को अट्रैक्ट किया जा सके कि वो रियल एस्टेट में भी फाइनेंसिंग करें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके असरात क्या होंगे जो इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में भी आधी एपिटाइट रह गई है, आधी ख्वाहिश रह गई है लोगों की कि बैंकों से जाए कर्जे ले। मियां जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली जी, जब आप मनी इंजेक्ट करते हैं बिजनेस में तो उससे बिजनेस आपका ग्रो होता है, लेकिन जब आप मनी इंजेक्ट नहीं कर रहे होंगे या और कम हो रही होगी तो उससे इकॉनमी का साइज़ हमारा श्रिंक हो रहा है। और उसकी यही रीज़न मैंने बताई कि इसमें हमारी जो ऑफ टेक कम हो रही है तो उसमें ओवरऑल इकॉनमी का साइज़ श्रिंक हो रहा है जो फॉर्मल इकॉनमी है। तो उसकी वजह से जाहिर है कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों में गुर्बत बढ़ेगी और लोगों में बेचैनी भी पैदा होगी। और ये चीज़ हम देख भी रहे हैं और ये अक्कासी भी हो रही है।
रफ्ता रफ्ता जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, तो उससे ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो रही है। और डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें भी अगर हम देखें तो उनमें जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। लोगों को रोज़गार जिस रफ्तार से और जिस तेज़ी से मिलना चाहिए उस रफ्तार से उस तरह हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब, जनाब मियां जाहिद, जनाब जाहिद सईद हमारे साथ थे। पाकिस्तान की मईशत के लिए बुरी खबर है, लोग बैंकों का रुख नहीं कर रहे, कर्जे नहीं ले रहे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ही आधा रह गया है, ऑलमोस्ट आधा रह गया है, और सिर्फ 8 साल के मुकाबले में और आधा रह गया है। और इसलिए बैंकों के पास लोग नहीं जा रहे कर्जे लेने के लिए, और उसके जो आदाद शुमार हैं जैसे कि मैंने कहा निस्फ रह गए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। 8 साल के मुकाबले में आज के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा थे, और वो अब मज़ीद तेज़ी से कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बुरी तरह से लोग जो हैं वो मुतासिर हैं और इनकरेज नहीं है नई सरमायाकारी करने में, सनती का तरक्की में नई सनतें लगाने के लिए। जिसका मतलब ये है कि कारोबार के ना होने की वजह से मुलाजमतों के मौक़े श्रिंक होंगे, मज़ीद कम होंगे, और ज़ाहिर है कि मईशत का पहिया नहीं चल पाएगा उतनी तेज़ी से जितना कि चलना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं अहम इंतखाबात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाकिस्तान के मुकला की सबसे बड़ी तंजीम है, इसके असरात सियासत पर भी होते हैं और ओवरऑल भी होते हैं। ये इलेक्शन इस दफ़ा जनाब अली ज़फ़र ने जीत लिया है। अब से थोड़ी देर कबल इसकी अहमियत यह है कि अली ज़फ़र का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में एक बेंच ने, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान के सीनियर वकला के दरमियान एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी, और ये इलेक्शन भी इसी बुनियाद पर लड़ा गया। और लगता यह है कि अली ज़फ़र को जितवा के सीनियर वकला ने जनाब जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा को एक 2 टोक पैगाम दिया है। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।